और ये कहीं रुकते नहीं हैं जब ये चस्के चढ़ जाए। जब आदमी रिटायर भी हो जाता है उसको चस्का नहीं छूटता है। तो ये कहानी भी मैं थोड़ी सी और इलेबोरेट करूंगा, ये कहानी ऑफ ये जो चस्का एक है ना। और तीसरा चस्का जो मिला जुला इसका किस क्या हो सकता है? अरे देखो यू नो इट ऑल। तीसरा चस्का इनसे मिला जुला हुआ है, वो फेमस। टीवी पे आऊंगा, बड़ा स्टार बनूंगा, दिखूंगा सारी दुनिया को, मैं फेमस आदमी हूं। अरे क्या 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 क्या, ये जो तीन चस्के हैं ना, ये बड़े ही घातक चस्के हैं। बिवेयर ऑफ दीज थिंग्स। लोग इसकी बात हजारों सालों से करते आए हैं, पर लोग सुनते नहीं हैं, मानते नहीं हैं। बुद्धि भ्रष्ट है हम लोगों की, समझते नहीं हैं कि सरल जीवन जो है सबसे बढ़िया जीवन है। एक इंडियन सेइंग है, बड़ी अच्छी सेइंग है, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। दुनिया का असल सार यही है कि स्वस्थ रहो, बी हेल्दी। एंड आई एम ग्लैड लॉट्स ऑफ यू आर गोइंग एंड प्लेइंग। आप लोग खेलते कूदते हो, स्वस्थ रहो और व्यस्त रहो। आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। कीप योरसेल्फ बिजी इन समथिंग प्रोडक्टिव। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अरे जो जीवन चल रहा है उसमें मस्त रहो यार। अगर मस्ती नहीं है ना, आखिर ये जो शराब और ये पैसा, ये भी लोग सोचते हैं इससे कोई मस्ती मिलने वाली है, और चीजें खरीदूंगा उससे कुछ मस्ती। अरे वो बड़ी ट्रांजिएंट पासिंग मस्ती थोड़ी सी आती है। मैं नई चीज खरीद ली, नई पैंट खरीद ली, बड़ा स्मार्ट लग रहा हूं पहन के, देखा है बड़ा अच्छा लग रहा है, गुड। दीज आर नॉट सस्टेनेबल थिंग्स। सस्टेनेबल क्या चीज है? हेल्थ, फिजिकल फिटनेस, द मोस्ट सस्टेनेबल थिंग इन लाइफ। हार्डवेयर आपका गड़बड़ हो गया तो सब गड़बड़ हो गया। फर्स्ट थिंग, टेक केयर ऑफ योर हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर विल नॉट वर्क इफ योर हार्डवेयर इज नॉट पोजिशन। एच के सिंह बोलेंगे कि वो मशीन हार्डवेयर कलैप्स हो गया, अब क्या कर लोगे यार? तो हार्डवेयर को बचा के रखना और उसको अच्छे तरीके से रखना इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। एंड देन देयर इज द सॉफ्टवेयर साइड। हार्डवेयर ठीक है तो अपनी मेंटल फिटनेस रहनी चाहिए। मेंटल फिटनेस कैसे रहेगी? अगर आप पैसे के पीछे पड़े रहोगे और पावर के पीछे, मेंटल फिटनेस नहीं रहेगी। मेंटल फिटनेस रहेगी अगर आप कोई क्रिएटिव चीज करते रहोगे। आपकी जो क्रिटिकल इंटेलिजेंस है, क्रिएटिव इंटेलिजेंस है, उसको किसी चीज में लगाए रखोगे तो आपकी वो इंटेलिजेंस शार्पन होती जाएगी। आजकल रिसर्च कहती है कि अगर आप डिमेंशिया से बचना चाहते हो इन आवर एज, आई एम 72, तो सबसे बढ़िया चीज क्या है? चेस खेलो। आई प्ले लॉट ऑफ चेस। दिन भर चेस खेलता हूँ, बहुत चेस खेलता हूँ। आज चेस खेलना बहुत आसान हो गया भाई। पहले तो एक सामने पार्टनर चाहिए होता था। तो आईटी की एक बहुत बड़ी देन हो गई है, chess.com है, तो उस पर जब भी किसी भी दुनिया के आदमी के साथ आप चेस खेलते रहो, कीप्स योर माइंड मूविंग। सारे पुर्जे जो हैं वो दिमाग के चलते रहते हैं, तो माइंड कीप्स मूविंग। Whether it is that, whether it is writing, whether it is reading, whether it is, doing any creative work, keeps your mind in an active mode. और तीसरी जो है वो है इमोशनल फिटनेस। आधे लोगों की प्रॉब्लम जो है वो इमोशनल फिटनेस के कारण हो जाती है। इमोशनली कलैप्स कर जाते हैं। थोड़ा सा स्ट्रेस, एडवर्सिटी आती है, डिप्रेशन होने लग जाता है। और आज डिप्रेशन इतना फैला हुआ है, सम साइकियाट्रिस्ट से हाफ ऑफ इंडिया इज डिप्रेस्ड। तो प्लीज बिवेयर कि अपनी इमोशनल फिटनेस को कायम रखो। बिकॉज स्ट्रेसेस, स्ट्रेन्स इतने बढ़ते जा रहे हैं सोसाइटी में, और ये सेल के कारण शायद और बढ़ते जा रहे हैं। तो वो स्ट्रेसेस, स्ट्रेन्स को लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, और उसमें जो है लोग कलैप्स कर रहे हैं। यू सी, व्हाट एम आई ट्राइंग टू से? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हम लोग सब किस चीज को चेस करते हैं? जिंदगी में किस चीज को चेस कर रहे हैं? व्हाट वी वांट, करेक्ट? ऑल ऑफ अस वांट हैप्पीनेस। खुश रहना चाहते हैं, यही है ना?
खेल तो यही है, या कोई और भी खेल है? रेस्ट आर ऑल मीन्स टू गिव यू हैप्पीनेस. ओके, आजकल यू नो देयर इज अ हैप्पीनेस इंडेक्स. विल गो इनटू सम ऑफ दैट डेटा ऑल्सो. पर हैप्पीनेस जो है, हाउ डू यू बिकम हैप्पी? There's a lot of research on this subject, tremendous amount of research, or basically done by psychologists. Maslow's hierarchy of needs से परिचित हो आप लोग? सब परिचित हो? और क्लेटन एल्डरफर की ERG से भी परिचित हो? नहीं, उससे नहीं हो. Clayton Alderfer came after Maslow. Abraham Maslow was the one who developed that thing from physiological needs to self-actualization. क्लेटन एल्डरफर ने उसको सिंप्लीफाई कर दिया लोगों के समझ में. उसने कहा 3 कंपोनेंट्स हैं विच आर क्रिटिकल टू योर वेल बीइंग. एक ई बोलता है, दूसरा आर बोलता है, तीसरा जी बोलता है. ई नीड्स, आर नीड्स एंड जी नीड्स. व्हाट आर ई नीड्स? करेक्ट. एग्जिस्टेंस नीड्स, जो आपकी एग्जिस्टेंस की नीड्स हैं, रोटी कपड़ा मकान, वो नीड जरूरी. अब भाई रोटी नहीं है, खाने को भूखे पड़े हो तो क्या खुशी मिलेगी आपको? ठंड लग रही है, मौसम में 0 डिग्री हो गया है, तो 0 विदेश में -30 -40 डिग्री हो, कपड़े नहीं तो क्या करोगे? यू नीड क्लॉथ्स, यू नीड शेल्टर. सो रोटी कपड़ा मकान बेसिक नीड्स जो हैं, बेसिक नीड्स आर एसेंशियल. और बेसिक नीड्स आर वेरी फ्यू. मतलब आपके पास 3-4 कपड़े हों, 3-4 कमीजें हों, 2-3 पैंट हो, जिंदगी के लिए बहुत है. ज्यादा हो जाएगा तो कबाड़ इकट्ठा हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा क्या करना है इसका. यू वोंट नो व्हाट टू डू. और पता नहीं कितने साल हो गए आई डोंट बाय एनीथिंग. जब तक मेरी जुराब घिस जाती नहीं है तो जुराब खरीद लेता हूँ, उसकी खेलता खुलता हूँ, जुराब घिस जाती है. दूसरी चीज़ घिस जाता है, मेरा बैडमिंटन का जूता घिस जाता है, तो वो बदलना पड़ता है साल 2 साल में. अदरवाइज व्हाट्स द नीड? व्हाई शुड आई बाय एनीथिंग? इतने कपड़े तो पड़े हुए हैं. अभी मैं पहन लेता हूँ कपड़े, जब मैं प्रोफेशनल डेज के कपड़े पहन लेता हूँ, बड़े फिट हो रहे हैं बड़े. और उसको छोड़ो, मेरे फादर की पैंट है वो 1940s की, मैं उसको पहनता हूँ कि वो भी ठीक हालत में है, बढ़िया. और उस ज़माने का कुछ स्टाइल भी ऐसा था, बड़ी अच्छी पैंट, आज के ज़माने की टाइप पैंट है. तो कपड़े की ज़रूरत खास नहीं है. खाना, अरे खाना जैसे जैसे आजकल तो मैं कहता हूँ ना, खाने में क्या खाना चाहिए. देखिए, प्री हिस्टोरिक मैन क्या खाता था? फोरेजर था. फ्रूट्स, रूट्स एंड नट्स. मंकी था. फ्रूट्स, रूट्स एंड नट्स. या फल, किसी चीज का फल होगा, या किसी का रूट होगा, या नट्स होंगे, यही खाता था. ये आदमी की जो फितरत है वो तो यही चाहती है, जो उसकी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री है थाउजेंड ऑफ ईयर्स की. मीट नहीं खा सकता था क्योंकि उसके पास वो दांत ही नहीं है. भाई मीट तो वो आदमी खा सकता है जो कि एक बकरे के ऊपर झपटे और दांत से उसको फाड़ के कच्चा खा जाए, उसको बोलते हैं कार्निवोरस एनिमल. आप तो ऐसे खा नहीं सकते. आप तो मुर्गे को भी ऐसा नहीं खा सकते. आपको मच्छी को भी नहीं ऐसा खा सकते कि मच्छी को उठाया मुंह में खाने लगे. यू आर बेसिकली नॉट डिजाइन. वो तो क्योंकि फायर की डिस्कवरी हो गई और आप फोरेजर की स्टेज से आप हंटिंग स्टेज पे चले गए. फायर हो गया तो आप उसको प्रोसेस करके मीट को खा सकते थे. पर अगर फायर ना होता तो आप खा नहीं सकते. तो आपका डिजाइन वो नहीं है फॉर ईटिंग नॉन वेज. बट चलो वो ठीक है. पर अब तो सब कुछ ही प्रोसेस्ड है. एवरीथिंग इज प्रोसेस्ड फूड. बाहर कहीं जाओगे सब प्रोसेस्ड. इसमें ये डाला, उसमें वो डाला, 50 चीज़ें डाली. अरे कौन से डालने की जरूरत है यार. वो गाजर खाओ, मूली खाओ, टमाटर खाओ, कच्चा खाओ, बढ़िया आपकी सेहत के लिए. पर कच्चा तो हम खाने लायक नहीं रहे हैं. कच्चा नहीं खाएं, सब पका के खाना है. उसमें जब तक 50 मसाले नहीं पड़ जाएंगे तब तक हम खाना नहीं खाएंगे. 50 मसाले पड़ जाएंगे तो आपकी सेहत तो कोलैप्स करने लग जाएगी भैया. सो द पॉइंट बीइंग दैट वी आर लूजिंग आउट ऑन द बेसिक थिंग्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑल्सो. कि भाई खाना,
रोटी, कपड़ा और मकान। अब मकान कितना चाहिए होता है, लोग इतनी बड़ी बड़ी मैंशन में क्या करोगे यार। तो मैं एक छोटे से फ्लैट में रहता हूँ, आई स्टे इन अ स्मॉल फ्लैट, और मैंने ये भी तय कर लिया था कि मुझे कोई खरीदना भी नहीं है, मैं रेंटेड फ्लैट में रहूँगा। अब रेंटेड फ्लैट हमने लिया, छोटा सा फ्लैट है। अब ये हमारे लिए, हम 2 जन रहते हैं, 2 जन के लिए बहुत बड़ा फ्लैट है, हमने क्या करना है यार, उसी में रहना है, उसी में। और जितना छोटा होगा ज़्यादा मैन्यूवरेबल होगा, ज़्यादा मैनेज कर लेंगे। वो बाद में हमको ज़बरदस्ती खरीदना पड़ा। उसने, मालिक मकान ने कहा मैंने बेचना है, हमने कहा यार अब बेचना है तो बड़ा क्या करें, तो फिर खरीद लिया, चलो उसमें बैठ गए। और वो भी ज़रूरत नहीं है। आज इतनी हाउसिंग क्रिएट हो रही है ऑल ओवर द कंट्री, यू डोंट नेवर नीड टू बाय एनीथिंग, यू कैन जस्ट रेंट अ फ्लैट एंड स्टे योर लाइफ देयर। बाद में भी कोई चिक नहीं है, क्योंकि अब कौन किसका होगा, क्या होगा, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम नहीं। यू गो, द फ्लैट गोज ऑल वेल। सो दीज आर वेरी इजी रिक्वायरमेंट्स। एग्जिस्टेंस नीड्स कोई मुश्किल नहीं है। और आज आपको 50-60 हज़ार रुपये तो मिलता होगा ना, 50-60 हज़ार रुपये मिल रहा है, अरे बहुत बढ़िया है यार, 50-60 हज़ार रुपये, लॉट ऑफ गुड मनी। सो एग्जिस्टेंस नीड्स इज नॉट रियली बिग प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ यू, आपके लिए वो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। वॉट इज आर नीड? रिलेटेडनेस, और the whole business of being connected, related to the world. Relationships. How well are you connected to the world? World of man, world of animals, world of plants, the universe itself. How well are you connected to everything? अगर आप सबसे connected हो, जब कोई भी कुत्ता आता है आपके साथ, आप उसको प्यार करते हो, और कोई भी स्ट्रीट डॉग के साथ भी मजा लेने लग जाते हो, यू वेरी वेल कनेक्टेड टू डॉग्स। अब मेरा हाल तो ये है, मैं कहीं भी निकल जाऊं ना, कोई भी कुत्ता मिल जाए मुझे, तो झट से मुझे पहचान लेता है कि ये भी कुत्ता है। सो इमीडिएटली कम्स टू मी, और मैं उसको थोड़ा सा पेट करता हूँ, फिर कूदने लग जाता है। मैं कहता हूँ कूद मत, मेरे कपड़े गंदे कर देगा, और कुछ नहीं है, तो कपड़े मेरे गंदे कर देगा, तो छोड़ दे। बी कनेक्ट टू एनिमल्स। डॉग है, काउ है, कैट है, कोई भी एनिमल है, बी कनेक्टेड टू देम। ऑफ कोर्स मोस्ट डिफिकल्ट इज टू बी कनेक्टेड टू ह्यूमन बींग्स। डॉग्स के साथ कनेक्ट करना बहुत आसान है, बहुत सरल है, बहुत ईजी है। ईजीएस्ट थिंग्स आर एनिमल्स। उनके साथ तुम कनेक्ट हो जाओ, कभी आपको धोखा नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे आपको, कोई दिल में ऐसी भारी चोट नहीं पहुंचे। चोट पहुंचती है बहुत, क्योंकि बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, फिर उनकी लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, और 8-10 साल में मर जाते हैं, तो फिर बहुत दुख होता है। It's like you've lost your child, so it's terrible loss, etc. वो है, but it's very easy to get connected to nature. It's very very easy. अगर आपको गार्डनिंग का शौक है, पौधों का शौक, अरे लोग तो पूरी जिंदगी वो पौधों के पीछे लगे रहते हैं, इतने खुश रहते हैं पौधों के साथ, पौधों को नर्चर करते हैं, पौधा ग्रो करता है, देखिए कनेक्टेड। So you can get connected to nature, and of course connecting to human beings, because वो तो हमारी प्रजाति है, that's our species. So you have to learn to get connected to human. It's not easy. Let me say, getting connected to human beings is the most complex business. It's a far more complex business. क्योंकि हम लोगों के इतने सारे माइंड में, बहुत ज़्यादा थिंकिंग टाइप लोग हैं ना, इमेजिनेटिव थिंकिंग, कचर फचड़ सब कुछ होता है, इनसिक्योर हो रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, कुछ ये हो रहा है, कुछ हो रहा है, बड़ी प्रॉब्लम्स है। तो बट मैनेजिंग योर रिलेशनशिप्स इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल। आपके पास पूरी एग्जिस्टेंस नीड्स मैनेज्ड हैं, आपके पास पैसा है, सब कुछ है, पर आपका अगर दिल टूट गया तो छलांग मार के आदमी मर जाता है। सो दिल टूटना नहीं चाहिए, दुख में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। दैट इमोशनल resilience you must have. You must be able to respond to any adversity that hits you emotionally. उसको मैनेज करना is the second element of Adolphus. Somebody saying something? No. Third is G. What is G? हाँ, इन्होंने पढ़ा हुआ है, सब जानते हैं। Third is growth, which is in a way the counterpart of self-actualization. कि आप जो हो, you are like a seed when you are born and you grow up to become a big tree, जिसकी 50 ब्रांचेस होंगी, हजारों पत्ते होंगे, बहुत फल निकल सकता है आपसे। तो आप अपनी ब्रांचेस को मौका देते हो ग्रो करने का कि नहीं? डू यू रियलाइज योर पोटेंशियल, ऑल द पोटेंशियल दैट यू हैव? इतना पोटेंशियल है इंसान में
इतना कुछ करने की क्षमता है, क्या आप उस पोटेंशियल को रियलाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बैडमिंटन इज ओनली वन थिंग। अच्छा बैडमिंटन खेल रहे हो, कम से कम बैडमिंटन के ऊपर तो चले हो। इधर कितनी सारी और फैसिलिटीज है। स्विमिंग कितने लोगों ने सीख ली, वेरी इंपॉर्टेंट, स्विमिंग सीखो। टेनिस है, स्क्वॉश है, बिलियर्ड्स है, अरे दुनिया भर की चीजें। जिम है, डंबल से करो, वेट्स करो, मैं रोज करता हूं वेट्स, आई डू वेट्स एवरी डे। योगा है, आई डू योगा एवरी डे। उधर इतना पोटेंशियल, योगा में ही इतना पोटेंशियल है कि पूछो नहीं कितना तुम योगा कर सकते हो, कितना तुम वेट्स के ऊपर काम कर सकते हो। फिजिकली इटसेल्फ देयर इज सो मच पोटेंशियल। और अगर आप दूसरी डायरेक्शन में ग्रोथ सोचो तो ग्रोथ ही ग्रोथ की सब तरफ इतनी गुंजाइश है। इट्स एन ओशन दैट यू कैन। आज भी मैं आई फील आई एम जस्ट लाइक अ चाइल्ड, क्यूरियस, ये जानना वो जानना, ऐसे जानना वैसे जानना। मैं बहुत संगीत का शौकीन हूं, बहुत ज्यादा। आई लिसन टू अ लॉट ऑफ म्यूजिक, और वो जितना मैं ज्यादा सुनता हूं उतना और खुलता जाता है, यार ये भी तो है, वो भी तो है, ये भी तो है। और उनके साथ उनका सारा इतिहास खुलता जाता है, लोगों का जो म्यूजिशियंस थे उस म्यूजिक का इतिहास खुलता जाता। सच अ ह्यूज वर्ल्ड। सो देयर आर वर्ल्ड्स एंड वर्ल्ड्स टू एक्सप्लोर एंड ग्रो इनटू। तो दुनिया में इतना कुछ है, तो हम काहे वो मनी पावर फेम के चक्कर में फंसे रहते हैं। व्हाट अ वेस्ट ऑफ अ लाइफ टाइम। आई कंसिडर इट अ टोटल वेस्ट ऑफ अ लाइफ टाइम। अगर आप मनी पावर और फेम के चक्कर में पड़ गए तो इट्स अ वेस्ट ऑफ अ लाइफ टाइम, बिकॉज यू आर मिसिंग आउट ऑन एवरीथिंग, बिकॉज आपका सारा टाइम तो उसी चीज में लग रहा है। तो आपकी सेहत भी खराब हो रही है, आपकी इमोशनल फिटनेस भी सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। सो दैट्स वन पार्ट ऑफ द स्टोरी दैट मैं बोलता जाऊंगा तो मुश्किल हो जाएगी बड़ी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपको कहाँ लेकर जाऊँ। आई थिंक आई टेक अ बिट ऑफ अ ब्रीदर एंड यूज दी, कहाँ से जाऊँ मैं, यहाँ चले जाऊँ, चलो यहाँ आ गया। अब इससे नेक्स्ट और कैसे होगा, इससे नेक्स्ट और राइट नेक्स्ट लेफ्ट राइट नेक्स्ट ना, ओके। नाउ जस्ट टू टेक अ लिटिल ब्रेक फ्रॉम दिस रैम्बलिंग स्टोरी। वो रैम्बलिंग स्टोरी पसंद आ रही है? ये को रैम्बलिंग स्टोरी पसंद आ रही है? स्ट्रक्चर्ड नहीं चाहिए? चलो थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी देख लो यार, थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी लाइफ को थोड़ा सा। एज आई ऑलवेज से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्ट्रक्चर योर लाइफ्स। अगर आपकी जिंदगी स्ट्रक्चर्ड नहीं है ना तो फिर बड़ी कलैप्स कर जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू स्ट्रक्चर योर होल डे, मॉर्निंग टू इवनिंग। मेरा पूरा स्ट्रक्चर्ड है, ये सुबह करना है, 5 बजे उठना है, रोज 5 बजे ही उठना है। ये नहीं कि 5 के 5:10 हो जाएंगे, 5 बजे उठना है, चाहे अलार्म से उठना है, पर 5 बजे ही उठना है। फिर उसके बाद सारा एक के बाद एक सारा स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर ऑल्सो आई कंसिडर एज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू डोंट स्ट्रक्चर योर लाइफ ना तो सारी वो इधर उधर भटकती रहती है, टाइम भी नहीं मैनेज होता। वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम नहीं मैनेज होता, बड़ी सारी प्रॉब्लम। सो लेट्स गेट इनटू सम स्ट्रक्चर नाउ। क्योंकि कुछ चीज़ों की मैं बात कर रहा था तो वी कैन जस्ट लुक एट सम ऑफ दीज थिंग्स व्हिच यू आर ऑल फेमिलियर विद। देखो, नाउ वी आर कमिंग टू इंपॉर्टेंट सोशल वैल्यूज। अभी तो अपन बात कर लिए ना हैप्पीनेस और पर्सनल वेलबींग की। आई विल कम टू एथिक्स प्रॉपर ऑल्सो एज वी गो अलॉन्ग। पर सोशल वैल्यूज, इस चीज को तो सब जानते हो आप, यू नो इट वेरी वेल। वी ऑल एग्री ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, बॉर्न फ्री एंड इक्वल। बड़ा अच्छा एक डायरेक्शन याद दिला रहा है कि लोग, एक वो है ना वसुदेव कुटुंबकम, a very ancient piece of wisdom. And why is that ancient piece of wisdom so important? क्योंकि आज कोई कहता है, मेरे से पूछते हैं आप कहाँ से हो, मैं देहरादून से हूँ। नहीं पर कहाँ से हो आप? मैंने कहा उसके पहले मैं भोपाल में था। नहीं पर कहाँ से हो? मैंने कहा बताओ कौन से टाइम फ्रेम की बात कर रहे हो आप, मेरे टाइम फ्रेम बता दो, कौन से टाइम फ्रेम की बात कर रहे हो। मैंने कहा उसके पहले मैं मसूरी में था। तो मैंने कहा व्हाट आर यू ट्राइंग टू गेट एट? मैंने कहा अगर आप 2000 साल पहले की बात करते हो शायद मैं अफगानिस्तान में था। भाई 2000 साल पहले शायद हम अफगानिस्तान से आए थे। और अगर उससे भी पीछे जाना चाहते हो तो शायद मैं सेंट्रल एशिया का हूँ।
और अगर उससे भी पीछे जाना चाहते हो तो भाई मैं तो अफ्रीकन हूं, वी आर ऑल अफ्रीकन्स। द ह्यूमन स्पीसीज स्प्रेड आउट फ्रॉम वेस्टर्न अफ्रीका। हम तो सब के सब अफ्रीकन्स हैं, वासुदेव कुटुंबकम, एक ही फैमिली है, एक ह्यूमन फैमिली है जो कि स्प्रेड करके पूरी प्लैनेट को ऑक्यूपाई कर ली। I hope all of you are familiar with this thing. You are all familiar with this thing, na? So we are just one family which over generations and thousands of years we've occupied different parts of the planet. और वहाँ रह के उधर की conditions में और उधर की localized जो भी conditions हुई उसमें हमारा कलर बदल गया, हमारी शक्लें बदल गई, हमारी लैंग्वेज इवॉल्व हो गई, सारी हमारी प्रोसेस ऑफ कल्चर एक्सेट्रा वो अलग अलग एरियाज में अलग अलग डेवलप हो गई। बट वी आर बेसिकली वन फैमिली। इट्स मैन इज इक्वल, बेसिकली वी आर ऑल इक्वल एंड इज बॉर्न फ्री ऑल्सो। तो ये जो दो प्रिंसिपल्स हैं, आई थिंक आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स टू ऑलवेज बेयर इन माइंड, सो दैट हम कभी ज़्यादा भटके ना, ताकि आप हर एक इंसान को वो इज्जत दे सको जो आप चाहते हो दूसरे इंसान से। रिमेंबर दिस थिंग, हर एक इंसान, चाहे वो आपका क्लास 4 का एम्प्लॉय हो, चाहे क्लास 3 का हो, चाहे क्लास 1 वाला 2 को, सब भाई यू आर ऑल इक्वल। ये जो ऊंच नीच सोसाइटी ने क्रिएट की हुई है, आज मुझे सबसे बड़ी चिंता जो होती है वो इसकी होती है कि टुडे सोसाइटी इज अ वेरी डिवाइडेड सोसाइटी, वेरी बैडली डिवाइडेड। एक तो डिवाइडेड सिंपली मैं कह दूं कि अब सरकार में आ गए हो तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, पहला डिवीजन तो यही आपके सरकार में आने पे हो जाता है कि भाई मैं क्लास 2 हूँ, मैं क्लास 3 हूँ, मैं क्लास 1 हूँ, क्लास 4। अरे ये क्या डिवीजन, आर्टिफिशियल डिवीजन, दे डोंट मीन एनीथिंग। और मैं ये भी आपको बता दूं, आई हैव बीन इंटरेक्टिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द state services and of course lots and lots of these all India services fellows. You guys are as intelligent, as bright as anybody else. Remember this thing. इस चीज़ को आप always याद रखना, ये confidence की बात बोल रहा हूँ मैं आपको। Every person is as bright, as intelligent. Even the man who tills the land, चाहे वो पढ़ा हुआ है नहीं भी पढ़ा हुआ है, highly skilled person जो एग्रीकल्चरिस्ट होता है या कोई भी आदमी है, उसकी एक कॉम्पिटेंसी ऐसी ज़बरदस्त होती है जो आप रेप्लिकेट नहीं कर पाते। और आज क्या हो रहा है, इन द एज ऑफ AI, द फ्यूचर इज ऑफ ब्लू कॉलर जॉब्स, नॉट वाइट कॉलर जॉब्स। फ्यूचर इज ऑफ ब्लू कॉलर जॉब्स हु कैन फिक्स थिंग्स। माई डॉटर इज इन कैनेडा, मैं कैनेडा जाता रहता हूँ, अभी भी होके आया। उधर सबसे ज़्यादा पैसा कौन बना रहे हैं? इंडियंस, चाइनीज, मैक्सिकन्स। ये हाथ से काम करते हैं। आपका घर में ये कोई चीज़ खराब हो गई तो वो आ जाएगा, इंडियन आ जाएगा, उसको फिक्स करेगा। इलेक्ट्रिकल फेलियर हो गया कुछ, आपकी बिल्डिंग का, इमीडिएटली आ जाएगा, काम करके ठीक कर देगा। और सबसे ज़्यादा पैसा उसको मिल रहा है क्योंकि उनकी कमी होती जा रही है। दोज पीपल आर, अब हिंदुस्तान में भी आज किसकी कीमत है? आप एक कारपेंटर को बुला लो, पेंटर को बुला लो, इलेक्ट्रिशियन को बुला लो, द मैन हु फिक्सेस थिंग्स, उसकी कीमत बढ़ती जा रही क्योंकि उनका नंबर घटता जा रहा है। आज अनएम्प्लॉयड कौन है? लार्जली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लॉट। मुझे याद है, आई डोंट नो व्हाट द पोजीशन राइट नाउ इज, इधर भोपाल में मुझे याद है प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लेक्चरर्स 15,000 रुपये महीने पे काम करते थे। अभी भी देहरादून में बीएड किया हुआ टीचर प्राइवेट स्कूल में 5 से 6,000 रुपये महीने में काम कर रहा है। आपको पता है ना ये? और हमारे यहाँ जो मेड सर्वेंट काम करती है, एक अक्षर का ज्ञान नहीं है पर सफाई कर सकती है, बर्तन धो सकती है, उसको 4 घंटे के हम 10,000 रुपये देते हैं 4 घंटा काम करने में, और 2 जगह पे काम करती है। 20,000 रुपये वो कमाती है विद नो ग्रेट स्किल जिसको हम सीखते हैं, नेचुरल स्किल्स। तो फ्यूचर जो है इज ऑफ ब्लू कॉलर वर्कर्स। ऑफ कोर्स इधर स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रयास हुए हैं, स्किल मिशन हुई है, बट वी हैव नॉट डन इनफ। बट दैट इज द फ्यूचर, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 20-30 years।
जबकि वो काम भी रोबोट्स करने लग जाएंगे। आज ठीक है, आपका जोमेटो और स्विगी का आदमी लाके आपको सामान दे देता है, या ब्लिंकिट है और बिग बास्केट वाले हैं, वो लड़के बेचारे मोटरसाइकिल पे आज तो कर रहे हैं, पर कल वो भी खत्म हो जाएगा। और ड्रोन्स होंगे, ड्रोन्स वेयर हाउस से सामान उठाएंगे, रोबोट्स उनके उस हाथ में दे देंगे, ड्रोन आएगा आपकी बालकनी में सामान छोड़ देगा, तो इनकी नौकरियां भी चली जाएंगी। फ्यूचर की बात नहीं करता, पर आज की स्थिति में इट्स ब्लू कॉलर जॉब्स दैट आर द फ्यूचर। सो एक तो ये पॉइंट हुआ। इससे नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, इसको तो आप जानते ही हो। यू नो द कॉन्स्टिट्यूशन एंड यू नो द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सारी पढ़ाई पढ़ुई आप जो करते रहो सिविल सर्विस के, इसके अराउंड ही तो करते रहो। अब इसको समझना बहुत ही जरूरी चीज है। इसको अगर अपना लिया तो मैं सोचता हूं सभी धर्मों का एक जगह पे संदेश है। दिस इज द बेस्ट। आई यूज्ड टू हैव लॉट्स ऑफ कॉलीग्स, भाई हमारा तो एक ही बाइबल है, सर्विस में आने के बाद ये हमारा बाइबल। द बाइबल इज द कॉन्स्टिट्यूशन, नथिंग बट द कॉन्स्टिट्यूशन। बिकॉज इसमें जो आइडियल्स बताए गए, इससे ऊंचे आइडियल्स कभी आप सोच नहीं सकते। तो हिंदुस्तान किसका है? वी द पीपल मेक इंडिया। इंडिया डज नॉट मेक अस, वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolve to constitute India. We constitute India like we constitute a club. We make India. That's the way it is. Into a sovereign, of course we are sovereign now. पहले नहीं थे, पहले हम sovereign नहीं थे. Socialist, secular, democratic, all three very loaded words. अब ऑफ कोर्स कई क्रिटिसाइज करते हैं कि ये सोशलिस्ट सेक्युलर तो बाद में। अरे नहीं, पर अगर नीचे जाओगे तो सारा सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म ही भरा हुआ है। उन दो वर्ड्स को की जरूरत ही नहीं है, उन दो वर्ड्स की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही नीचे आ जाओगे, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, हर क्षेत्र में आपको सोशल जस्टिस चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस चाहिए, पॉलिटिकल जस्टिस चाहिए। यू वांट जस्टिस, अगेन कीपिंग इन माइंड दैट ऑल ऑफ अस आर इक्वल। इफ यू आर बॉर्न इक्वल एंड फ्री, तो जस्टिस भी चाहिए हमको। तो इससे एस्केप नहीं कर सकते इस आइडियल से। ऑफ कोर्स समाज बहुत ज्यादा डिवाइडेड है, बहुत अमीर हैं, बहुत गरीब हैं, बट एम तो यही है ना, और ओरिजिन भी ये, ओरिजिन भी ये और एम भी यही है, और ये दुनिया भर का है। दिस इज नॉट ओनली इंडिया। दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेस्ट विजडम फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। दुनिया भर से जो बेस्ट विजडम है उसको जोड़ के तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बनी। बेस्ट ऑफ वेस्टर्न विजडम, बेस्ट ऑफ इंडियन विजडम, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, all very, very, very important words. Again, we are forgetting that. We are divided on this count also. इसमें भी हम डिविजन हो गया हो। अरे नहीं 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 नहीं, लिबर्टी ऑफ थॉट जो है वहाँ तक ठीक है, इससे ज़्यादा थॉट नहीं है, थॉट कंट्रोल। आपने कभी एनिमल फार्म पढ़ी है किसी ने? जॉर्ज ऑरवेल की पढ़ी हुई है ना? 1984 भी पढ़ी है। जिन्होंने 1984 नहीं पढ़ी है तो आई वुड रिकमेंड स्ट्रांगली 1984 जरूर पढ़िएगा। जॉर्ज ऑरवेल की किताब है, 1940s में लिखी थी उसने, अ प्रोजेक्शन इनटू द फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट ही हैड एक्सपीरियंस इन द 1940s। 1984 किताब नहीं पढ़नी तो फिल्म देख लीजिएगा, 1956 की फिल्म है 1984, आपको यूट्यूब में भी मिल जाएगी। 1956 की फिल्म है 1984, और 1984 को तो अब 40 साल हो गए हैं। जो 84 की प्रोजेक्शन है आज भी वो और ज्यादा दिखने लग गई है। दैट प्रोजेक्शन, दैट होल थिंग ऑफ थॉट कंट्रोल, ऑफ माइंड कंट्रोल, एंड वो आई एम लिंकिंग इट अप टू द सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ गवर्नेंस टुडे। इतना सेंट्रलाइज्ड हो गया है कि यू कैन डू थॉट कंट्रोल एनीवे थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू मीडिया। आप लोगों को ब्रेन वॉश कर सकते हो कंप्लीटली। Every and 1984 में he was talking about this brainwashing, how brainwashing was being done in those times. उस जमाने की ब्रेन वॉशिंग के बेसिस के ऊपर उसने 1984 किताब लिखी, और आज दैट थिंग इज बिकम, इसलिए मैं कहता हूँ जो लोग सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, दैट ऑफन बिकम्स अ रियलिटी। तो आज वो भी थॉट कंट्रोल हो गया, एक्सप्रेशन कंट्रोल हो गया। ये बोल सकते हो, ये नहीं बोल सकते हो, ऐसी बात कर सकते हो, वैसी बात नहीं कर सकते। ऐसी बात करोगे तो आपके ऊपर केस करके सेडिशन का आपको बंद कर दिया जाएगा।
Some things you can say, some things you can't say. Thought control, expression control, belief control. किस चीज में बिलीव करना? भैया मैं कंप्लीट नास्तिक हूं, let me tell you. मैं नास्तिक हूं फ्रॉम द एज ऑफ 10. 10 साल की उम्र में मैं स्कूल में गया, मैंने सोचा साचा, मैंने कहा यार क्या खुदा, क्या गॉड, क्या, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता. मैं तो ना कहीं देखता हूँ ना एक्सपीरियंस करता हूँ, कुछ वेरिफिकेशन तो है ही नहीं, इसका कोई एविडेंस तो है ही नहीं. तो मैंने घर में आके बोला पेरेंट्स को, यार सब कुछ नहीं है, ऑल फोकस, मुझे कोई विश्वास नहीं. और पेरेंट्स बड़े अपसेट हो गए. जाके मेरे हेडमास्टर से मिलने के बाद, ये तो बोलता है ये इज़ एन एथियस्ट. तो बड़ा समझदार हेडमास्टर था, उसने कहा कोई फिक्र नहीं है, हज़ारों सालों से इस तरह के लोग भी रहे हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है, ही इज़ क्वाइट नॉर्मल, डोंट वरी, ही इज़ नॉट एन अबनॉर्मल किड. सो यू, अरे अगर आप इंडियन ट्रेडिशन में भी जाएं, अगर आप इंडियन ट्रेडिशन में जाएं, तो यू हैव वैदिक फिलॉसफी, यू हैव चारवाक ऑल्सो, कंप्लीटली मटेरियलिस्टिक. उसमें कोई फोकस कुछ नहीं, हाँ, वेरी मटेरियलिस्टिक. सो इवन इन इंडियन थॉट, right from the beginning, you have various traditions. So, whichever tradition you want to believe in, your choice. आपकी मर्जी है, जिसमें आपको विश्वास हो जाए, जिस चीज़ में आप बिलीव करने लग जाओ, that's your choice. और मैं थोड़ा सा ज़्यादा वो साइंटिफिक टेम्पर वाला आदमी हूँ, जो सोचता है, क्वेश्चन करता है, ये क्यों, वैसे क्यों, वैसे क्यों, वैसे क्यों. जो ज़्यादा क्यों करने वाले लोग हैं मेरे जैसे, वो शायद नास्तिक बन जाते हैं. जो ज़्यादा क्यों नहीं करते हैं, वो कहते हैं जो अथॉरिटी ने कहा जैसा है सही है, सब कुछ ठीक है. भाई एंसेस्टर्स बोलते आए हैं, भाई इफ़ आई एम बॉर्न इनटू अ हिंदू फैमिली, तो मैं बचपन से वही तो देखता आ रहा हूँ, तो मैं उसको अपना लेता हूँ कि भाई मेरे एंसेस्टर्स भी उस चीज़ में मान्यता रखते थे, तो ठीक है मैं भी उसमें रख रहा हूँ. दैट्स फेयर इनफ, इट्स गुड इनफ. कोई क्रिश्चियनिटी में पैदा हुआ है, कोई मुस्लिम पैदा हुआ है, उस ट्रेडिशन में हुआ, वो ऐसे ही ग्रो करता है, एंड देन ही रिस्पेक्ट्स हिज ट्रेडिशन, इज ओन ट्रेडिशन, के भाई ठीक है. ऑफ कोर्स उसमें भी कई लोग जो हैं वो उछल कूद करते हैं, मेरे जैसे लोग जो उछल कूद करते हैं, कहते हैं नहीं इसमें बहुत सवाल होते हैं. तो कभी आप जावेद अख्तर को देखिएगा तो आप वो सारे सवाल समझ में आ जाएंगे. बहुत बोलता है जावेद अख्तर, ही इज अनदर पर्सन समथिंग लाइक मी, ही रेजेस टू मेनी क्वेश्चंस, अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस. दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ योर बिलीफ सिस्टम, योर फेथ सिस्टम, एंड सो ऑन. वर्शिप रिलेटेड टू द होल थिंग, सेम थिंग. भाई जो आप वर्शिप करना चाहते हो करो यार, आपको फ्रीडम है. वॉट एवर यू वांट टू वर्शिप इज योर चॉइस यार, आपकी इच्छा है जिसको आप वर्शिप करना चाहते हो. आज आप सब कंप्यूटर को वर्शिप करना चाहते हो, तो भाई आजकल तो मैं कहता हूँ ना, गूगल बाबा की जय हो. सब कुछ तो गूगल बाबा जानते हैं, जो पूछना गूगल बाबा से पूछ लो, वो सब बता देंगे. सबसे बड़ा बाबा तो आज गूगल बाबा है. तो जिन्होंने किसी कोई मंदिर बनाना है गूगल के नाम से बना लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करती है कि गूगल बाबा का भी कोई मंदिर बना तो बना सकते हो, कोई इसमें इतराज नहीं. इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, वो इस पर बात कर ही ली है. एंड फ्रेटर्निटी, जिसको हम बहुत भूल गए, भाईचारा. वो भाईचारा जो है ना, दैट फ्रेटर्निटी इज समवेयर गॉट लॉस्ट. एंड वी, दिस फ्यूचर जनरेशन हैज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अ चैलेंज टू ब्रिंग फ्रेटर्निटी बैक. वो भाईचारा को वापस लाना आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. एंड दैट आई थिंक सम्स अप द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ इसके साथ ही, क्योंकि ये सेशन गुड गवर्नेंस का और हम थ्योरी पे थोड़ा सा चल रहे हैं, तो जो आपने अभी कॉन्स्टिट्यूशन देखी और वो डेमोक्रेटिक थॉट्स देखा, उसके अराउंड ये गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स यूनाइटेड नेशंस भी ने भी एक्सेप्ट कर लिए हुए हैं. यू नो दैट ना, आपने देखी होगी ये डायग्राम देखा है. जिन्होंने देखा है तो यू वुड बी एबल टू सी दैट दीज आर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सेम गवर्नेंस पैटर्न, अकाउंटेबल टू द पीपल. एवरीथिंग इज पीपल. सो गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस है जहां यू अकाउंटेबल टू द पीपल. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यू अकाउंटेबल टू एवरी स्टेक होल्डर. ट्रांसपेरेंट, जो करो खुला है, सब करिए. ट्रांसपेरेंट, वॉट एवर यू आर डूइंग इट्स ओपन. हाँ, एक ज़माने में एक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट होता था कि भैया जो डिफेंस के मैटर्स हैं, कुछ सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी मैटर्स हैं, उनके ऊपर थोड़ी सी कंट्रोल चाहिए. पर आज तो हमारा वोटर डेटा भी ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा है.
इट्स अ सैड थिंग दैट इवन आवर वोटर डेटा, जो हमारा डेटा है, उसको भी ट्रांसपेरेंट नहीं हम कर पा रहे. इट्स अ चैलेंज. रिस्पॉन्सिव. कोई कोई सवाल पूछता है आपको दफ्तर में, भाई बी रिस्पॉन्सिव टू द पर्सन. जो आया है, कोई सवाल पूछ रहा है, कुछ उसकी क्वेरी है, उसको रिस्पॉन्ड करो ना. उसकी कोई तकलीफ है, उसको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करो. रिस्पॉन्सिव होना. कंसेंसस ओरिएंटेड. अगेन वी आर लूजिंग ट्रैक ऑफ दिस थिंग. मैं कुछ नहीं जानता हूं, मुझे तो सारी टीम जो सारी इकट्ठी बैठ के हम बात करेंगे सबके साथ. पहले ग्राम पंचायत का कॉन्सेप्ट बना, फिर उसको आगे लेकर जाने का क्या कॉन्सेप्ट बना, ग्राम सभा. कि जब तक ग्राम सभा के सामने आप प्रस्ताव नहीं रखोगे और ग्राम सभा उसको अनुमोदित नहीं करेगी तो वो नहीं चलेगा. दैट इज अ प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, कि हर एक आदमी को आप एम्पावर करो और इनेबल करो. तो वो जो है वो भी हमारा घटता जा रहा है. एंड आई से पार्टली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज सेंट्रलाइज द होल सिस्टम. तो ये जो कंसेंसस से काम करना है, लोगों के साथ बैठ के काम करना है. प्लानिंग, द कॉन्सेप्ट वाज डिसेंट्रलाइज प्लानिंग. पहले सेंट्रलाइज प्लानिंग होती थी, फिर कॉन्सेप्ट आया डिसेंट्रलाइज प्लानिंग. प्लानिंग फ्रॉम बिलो. लास्ट आदमी से चर्चा कर करके आपकी प्लानिंग और आपकी पॉलिसी बननी चाहिए. पॉलिसी कैसे बननी चाहिए? लोगों से शुरू होनी चाहिए. अब लोग नहीं हैं, हम जानते हैं आपका क्या, व्हाट इज बेस्ट फॉर यू. हाउ डू आई नो व्हाट इज बेस्ट फॉर यू? तो ये बहुत सालों से पॉलिसी दिल्ली में बैठे लोग बनाएंगे स्टेट्स के लिए, जैसे उन्हें स्टेट्स का सारा ज्ञान है. अरे दिल्ली में बैठे हो आप, दिल्ली के लेवल की पॉलिसीज बनाओ, नेशनल लेवल, नॉट स्टेट लेवल पॉलिसीज. इसीलिए कुछ स्टेट सब्जेक्ट्स बनाए गए, कोई कंकरेंट लिस्ट में बनाए गए, कोई सेंट्रल लिस्ट में बनाए. ये सेंट्रल लिस्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, पर दूसरी तो छोड़ दो, वो तो स्टेट के सब्जेक्ट्स हैं. और स्टेट को भी क्या आगे बना था, 73rd 74th अमेंडमेंट जानते हो आप लोग? आइडिया क्या था? डिसेंट्रलाइज द होल सिस्टम. कि आपका पंचायती राज हो, आपकी लोकल बॉडीज. अरे वो तो हम लोगों ने होने नहीं दिया. कहाँ वो 90s में 73rd 74th अमेंडमेंट आई, हम लोगों ने होने नहीं दिया. मतलब हम लोगों जैसे ब्यूरोक्रेट्स, हम लोगों जैसे पॉलिटिशियन, उन्होंने कहा भाई पावर हम क्यों शेयर करें किसी के साथ. वी डोंट वांट टू शेयर पावर. भाई अगर जिला पंचायत का जो अध्यक्ष है वो चलाएगा जिले को, तो कलेक्टर साहब क्या बनेंगे? उनको तो उसका सेक्रेटरी बनना पड़ेगा. अरे मैं क्यों सेक्रेटरी बनूंगा उसका? वो जब जिला चलाएगा तो उधर का एमएलए और एमपी, उनकी औकात कम हो जाएगी, क्योंकि जिले को तो वो चला रहा है. तो हम लोगों ने होने नहीं दिया. बट इन इवॉल्व्ड कंट्रीज, अब यूएस का तो एग्जाम्पल मैं लेना नहीं चाहता कि यूएस इज डाउन द हिल, गोइंग रियली डाउन द हिल. बट अगर यूएस को भी देखो, पूरा न्यूयॉर्क इज मैनेज्ड बाय द मेयर ऑफ न्यूयॉर्क, नोबडी एल्स. आपको पता है कि यूएस में हर एक सिटी की अपनी पुलिस होती है. ये नहीं कि एक सेंट्रलाइज पुलिस सिस्टम है. एवरी सिटी हैज इट्स ओन पुलिस. सब सिटीज. मैं एक जमाने में बॉस्टन में होता था, तो बॉस्टन एक शहर है, उसके साथ ही कैम्ब्रिज लगा, बिल्कुल साथ जुड़े जुड़े हैं सब. हार्वर्ड इज इन कैम्ब्रिज, MIT इज इन कैम्ब्रिज. दूसरी रिवर को क्रॉस करो, एक रिवर है चार्ल्स रिवर, तो बॉस्टन आ जाता है. तो इधर बॉस्टन पुलिस है, उधर कैम्ब्रिज पुलिस है. वो कैम्ब्रिज की अपनी पुलिस है, टाउन अलग है, उनकी अपनी पुलिस है, हमारी अपनी पुलिस है. एंड दे आर अकाउंटेबल टू whom? टू द मेयर ऑफ बॉस्टन, टू द मेयर ऑफ न्यूयॉर्क. तो सारी जो गवर्नेंस है वो लोकलाइज्ड है. चाइना में चला मैं गया था, सिटी ऑफ शंघाई was built by whom? By the mayor of Shanghai. उसकी सारी कल्पना, उस लोकल बॉडी ने एक पूरा सिटी क्रिएट कर दिया, सिटी ऑफ शंघाई, डिसेंट्रलाइज्ड. और जो वो आदमी होता है जो मेयर ऑफ शंघाई होता है, वो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी में नंबर 2 नंबर 3 आदमी होता है. इतना इंपॉर्टेंट होता है वो जो लोकल बॉडी को मैनेज करता है. इधर बेचारे लोकल बॉडीज वालों का तो कोई पूछ ही नहीं है, कोई पूछ नहीं है ना. Poor fellows have nothing at all. So ये जो है ना, this is one of the problems कि हम वो चीज़ को नीचे नहीं ला पाए. कंसेंसस जो नीचे तक लाना चाहिए ना, वो पार्टिसिपेटरी वाली बात भी जो है. इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, वो तो है ही एक अंडरस्टूड पॉइंट है कि भाई वी शुड बी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, विच वी आर नॉट.
विच वी आर नॉट, बिकॉज हम लोगों ने एक एक्सेलेंस का पाथ, अब इधर मैं एकेडमी में देखता हूँ अभी भी वो क्वालिटी पॉलिसी के लगे हुए हैं. आर वी फॉलोइंग दैट टुवर्ड्स दैट एक्सेलेंस एंड दैट एफिशिएंसी कि डिलीवरी ऑफ सर्विस जो है वो एफिशिएंट हो, इफेक्टिव हो, टाइमली हो, डिफेक्ट फ्री हो, जीरो डिफेक्ट्स के साथ आप डिलीवरी करो. अरे बुरी हालत है. आदमी सरकारी दफ्तर में कोई काम कराने जाता है, उसको चक्कर काटने ही काटने पड़ते हैं और फाइनली कुछ पैसा ग्रीस करके फिर उसका काम. क्यों? क्या इफेक्टिव और एफिशिएंट? बुरी हाल, बुरी हाल. देहरादून में मैं एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल है, चैरिटेबल स्कूल, उसमें ट्रस्टी हूँ. तो एक दिन मेरे जो उधर के एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग हैं वो आगे कहे कि साहब वो हमारा जो रिकग्निशन है वो रिकग्निशन पेंडिंग है और वो मांग रहे हैं 45,000 रुपया उसको रिकग्नाइज करने के लिए स्कूल. मैंने क्या, अपने कागज़ दिखाओ. कागज़ दिखाए, सब रिकमेंडेशन हुई है, ब्लॉक लेवल एजुकेशन ऑफिसर ने सारा रिकमेंड किया हो, सब कुछ ऊपर पड़ा हुआ उधर. और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में जो उधर बाबू कंट्रोल कर रहा है वो आगे बढ़ा ही नहीं रहा उसको फाइल. और तीसरा आदमी उसको कोई टाउट उसको बताता है कि साहब आप 40-45,000 रुपये दे दो, क्लियर हो जाएगा. तो ये हमारी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस है. तो मैंने कहा तुम पैसा मत देना, मैं बात करता हूँ. तो मैं पता लगाया, बात करी, तुरंत तो कागज़ तैयार पड़ा था, तुरंत कागज़ दे दिया. पर ऐसे थोड़ा ना सरकार चलती है कि जी एक सिविल सर्वेंट किसी को फ़ोन करके कहता है भैया कागज़ कहाँ फंसा हुआ है. ये तो नॉर्मल ड्यूटी है आपकी उसको देना. आप इंतज़ार कर रहे हो कि उसको डिले करते जाएं, डिले करते जाएं. और जो वो ट्रस्टीज़ हैं उसमें मैं भी एक ट्रस्टी हूँ और एक हमारे पुराने एम्बेसडर मेरे से 10 साल सीनियर वो भी ट्रस्टी हैं. और उनको तो उससे मतलब नहीं है, उनको तो उस समय ये है कि भैया इसको कागज़ को आगे बढ़ाने के लिए पैसा. तो ये हमारी इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी है. रूल ऑफ लॉ विच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस बिजनेस. यू ऑल नो व्हाट रूल ऑफ लॉ इज. सब जानते हैं क्या है रूल ऑफ लॉ का मतलब? रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? कानून से ऊपर कोई नहीं. चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो लेबरर हो, सबके लिए एक कानून. इज द सेम रूल फॉर एवरीबडी. अगर रेड लाइट लगी है तो हर एक गाड़ी को रुकना है, सबकी गाड़ी रुकेगी, चाहे कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, गाड़ी को रुकना चाहिए. पर उधर भी हम बनाना स्टेट की तरह चलते हैं. पूरे देश में यही चल रहा है. ये सीएम की गाड़ी आ रही है जो इतना बड़ा मोटर केस है, 20 गाड़ियाँ लगी हुई हैं, सारा रास्ता बंद है, सब खड़ा है. अब उनको छोड़ो, कोई जस्टिस आता है तो पूरा रास्ता बंद है. जस्टिस साहब जा रहे हैं जी, चीफ जस्टिस या कोई भी हाई कोर्ट जज भी जा रहा है तो सारा रास्ता बंद जी, रास्ता क्लियर. पायलट की गाड़ी भागी जा रही है आगे, झंडा झंडा झंडा. अरे ये तो बनाना स्टेट्स में होता है. बैकवर्ड से बैकवर्ड कंट्रीज में ये हाल होता है. ये वर्ल्ड कंट्रीज में क्या होता है? मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, ऑस्ट्रेलिया में कैनबरा में था. उधर का जो प्रीमियर मतलब चीफ मिनिस्टर है खुद गाड़ी चला के दफ्तर जा रहा है आराम से. कोई ड्राइवर नहीं है, कोई आगे पीछे नहीं है. दिस इज व्हाट इज डेवलप्ड कंट्री लुक्स लाइक. जिसमें वो जाएगा, जाके मार्केट में भी मैकडॉनल्ड्स में बैठ जाएगा, खाएगा पिएगा, सबके साथ रहता है. अरे हम लोगों ने इतना डिस्टेंस बना दिया हुआ है एक दूसरे के बीच में. और पहले डीएम झंडा नहीं उड़ाते थे. मैं देख रहा हूँ कई जगह डीएम भी झंडा उड़ाने लग गए. झंडा आ गया उनका, झंडा नहीं है अभी तो प्लेट है. अरे कई स्टेट्स में अब डीएम का झंडा भी, असल में पंजाब वगैरह में डीसी का झंडा होता है, तो अब कई स्टेट्स में जी वो भी झंडा चलाने लग गए. अरे क्या इनसिक्योरिटी हम लोगों को खाई जा रही है कि हमको झंडा चाहिए. खुद गाड़ी चलाओ, बढ़िया चीज़ है, तुम्हारी सेहत के लिए भी अच्छी है, आँखों के लिए अच्छी है. इट्स अ गुड थिंग फॉर यू. चलो ड्राइवर है, ठीक है, ड्राइवर है, गाड़ी की देख रेख करता है, उसको पीछे बिठा लो, खुद चला लो यार. चलो, तो रूल ऑफ लॉ की हालत बड़ी खस्ता है और लॉ इक्वली दिखता नहीं. एयरपोर्ट में जाओ ना तो सिक्योरिटी चेक होता है, उधर एक लंबी लिस्ट बनी हुई है कि इन लोगों के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं. अरे वो मीन उनके लिए सिक्योरिटी नहीं है भाई, हर एक आदमी के लिए तो वही सिक्योरिटी चेक होना है ना. नहीं, उनके लिए नहीं. एग्जेम्प्टेड लोग, एग्जेम्प्टेड, सब जगह एग्जेम्प्टेड है. एयरपोर्ट में एक वीआईपी लाउंज है. ये क्या होता है यार वीआईपी लाउंज? उसमें जी सो कॉल्ड वीआईपी बैठते हैं. अरे कौन वीआईपी है? सबने टिकट लिया हुआ है, सब लोग इक्वल है वहाँ, तो वो वीआईपी क्या करो. ये हमारी हालत है. तो दिस नॉट अ वेरी हेल्दी थिंग. पार्टिसिपेटरी की बात कर ली,
इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव, ये भी बात हमने कर ली है कि सबको इंक्लूड करके सबको साथ लेकर चलना होता है। अच्छा, तो ये जो गुड गवर्नेंस की बात हो रही है ना, इससे फेमिलियर हो आप लोग? नहीं भाई, ये बैकग्राउंड है जो गवर्नेंस का सारा सिलसिला चला था ना, उसकी बैकग्राउंड ये है कि वर्ल्ड बैंक ने डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंस किया था और 80s में उन्होंने ये देखा कि जो फाइनेंसिंग की थी उन्होंने, उसके रिजल्ट्स अफ्रीका में बिल्कुल नहीं आ रहे थे। जिस चीज़ के लिए पैसा दिया था, पैसा का कुछ हिसाब किताब नहीं, और कोई भी जो आउटकम होनी थी वो आउटकम दिख नहीं रही थी, ना डैम दिख रहा था, ना सड़क दिख रही थी। तो फिर उन्होंने उसके ऊपर शोध किया, रिसर्च की, और उन्होंने पाया कि गुड गवर्नेंस का लैक है, देयर इज नो गुड गवर्नेंस देयर। तो देन दे केम आउट विद कि क्या गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स होते हैं, क्या गुड। तो 80s में हिंदुस्तान में भी बहुत चला था गुड गवर्नेंस का, आपको शायद खान साहब याद हो, गुड गवर्नेंस के कॉन्फ्रेंसेस दिल्ली में होती थी, चीफ सेक्रेटरी जा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर मिल रहे हैं, गुड गवर्नेंस गुड गवर्नेंस गुड गवर्नेंस का बहुत बोलबाला, और उसके बाद गुड गवर्नेंस की इंस्टीट्यूट्स भी बनने लगे। तो गुड गवर्नेंस जो है का सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ था, और फिर यूनाइटेड नेशंस का जो मैंने आपको पहले डायग्राम दिखाया था, वो उसका आउटकम थी कि फिर यूनाइटेड नेशंस ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि ये प्रिंसिपल्स हैं। पर इसको मेजर करने के जो तरीके निकाले थे वर्ल्ड बैंक ने, वो ये 6 तरीके कि जिस मेजर क्या करना है, आदमी की वॉइस कितनी है, अकाउंटेबिलिटी कितनी है, वॉइस कितनी है, स्टेबिलिटी और लैक ऑफ वायलेंस कितनी है एक देश में। अगर बहुत वायलेंस है फिर वहाँ प्रगति नहीं हो सकती, डेवलपमेंट नहीं हो सकती। गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस कैसी है, और रेगुलेटरी क्वालिटी कैसी है, मतलब अगर लाल बत्ती है तो रुक जाओ, अगर कहा है मोटरसाइकिल पे 2 से 3 नहीं बैठ सकते, 2 ही बैठेंगे। इधर तो मैं 4-4, 6-6 को देख चुका हूँ भोपाल में, 6 लोगों को देखा मोटरसाइकिल बैठे हुए यार, यार ये तो बड़ी, ये तो सर्कस वाली बात हो जाती है। 6-6 लोग एक मोटरसाइकिल पर, 4 तो स्टैंडर्ड हो गया हुआ है, 4 एक स्टैंडर्ड हो गया। हेलमेट अगर है, कोई हेलमेट नहीं लगा रहा, जिसका दिल किया लगा लिया। तो रेगुलेटरी क्वालिटी पुअर है, वी डोंट रेगुलेट इफेक्टिव। रूल ऑफ लॉ की बात कर ली, और कंट्रोल ऑफ करप्शन। तो अफ्रीका में करप्शन वॉज रैम्पेंट, इसलिए कोई आउटकम नहीं दिख रही थी। तो इसको इन्होंने क्या किया, वर्ल्ड बैंक के जो 3 स्कॉलर्स हैं, इन्होंने ये तो पैरामीटर्स आइडेंटिफाई किए, फिर ये हर साल ये पब्लिश करते हैं डेटा ऑन वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स ऑफ ऑल द कंट्रीज, और उसमें वो आप किसी भी कंट्री को किसी भी कंट्री के साथ कंपेयर कर सकते हो। और डेटा में आपको एक छोटा सा डेटा दिखा देता हूँ। 22 का मैंने वैसे डेटा पिकअप कर लिया, और 3-4 कंट्रीज पिकअप कर ली। यू कैन ऑल सी ना, चाइना, इंडिया, सिंगापुर, यूनाइटेड स्टेट्स। पीछे वाले भी देख सकते हो, दिख रहा है? तो इधर क्या दिख रहा है? वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी, 6 के 6 इंडिकेटर्स, और 22 का डेटा है, 4 कंट्रीज का है, और इधर उसकी क्या स्टैंडिंग है, किस परसेंटाइल में हम है, वो आपको आने को भी दे। सो इंडिया इज नॉट टू बैड, इट्स समवेयर इन द मिडिल। जैसे आप देखोगे ना सब में, यू आर समवेयर इन द मिडिल, यू आर नॉट टू बैड ऑन इट। अब जो चाइना इज वेरी गुड इन सर्टेन थिंग्स, पर वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी में वेरी लो। उधर आदमी की वॉइस, इट मे बी द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, बट वॉइस, देयर इज द प्रॉब्लम ऑफ वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी, कि लोगों की आवाज़ जो है, बिकॉज इट्स नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो इसकी आवाज़ कम। तो हम लोगों की आवाज़ ज़्यादा है, सिंगापुर की भी आवाज़ हमसे कम है, नहीं, उधर भी इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं हमारे यहाँ। फिर भी डिस्पाइट ऑल द क्रिटिसिज्म दैट यू हैव टुडे, इंडिया में हल्ला मचाना है तो चलो मीडिया, मेन चैनल्स पर नहीं करोगे तो ऑल्टरनेट मीडिया में करने लग जाओगे, ऑल्टरनेट मीडिया नहीं कहीं और करने लग जाओगे, आप बोलते रहोगे, आपकी बोलती रुकेगी नहीं, आप हल्ला बुल्ला करते रहोगे, हल्ला बोल आपका होता रहेगा। तो ये आपकी एक वे ऑफ लुकिंग एट गवर्नेंस है। फिर ये एक और मॉडल डेवलप हुआ था उन्हीं लोगों से के बाद, फिर ये एक मॉडल डेवलप हुआ कि भाई अगर देशों को रैंक करना है तो बेसिक 3 प्लेयर्स, गवर्नमेंट, इकोनॉमिक सोसाइटी और सिविल सोसाइटी, 3 प्लेयर्स। अभी ये 6 दिख रहे हैं, बट तो उसमें देखोगे कि 3 जो है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, पॉलिटिकल सोसाइटी, गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी। ये तीनों एक ही के हिस्से हैं, और उन्होंने उसको भी डिवाइड किया, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी एक अलग चीज है, गवर्नमेंट
पॉलिटिक्स से ब्यूरोक्रेसी अलग चीज। आज अगर इलेक्शन सिस्टम फेल हो रही है तो किसके कारण हो रही है? ब्यूरोक्रेसी के कारण। मशीन तो वही है, मशीनरी तो वही है ना भाई। मशीन अगर फेल करने लग जाएगी वो एक अलग तरीका। इसलिए अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर मैं भी क्वेश्चन कर रहा हूं तो मैं ब्यूरोक्रेसी को क्वेश्चन कर रहा हूं, उन लोगों को क्वेश्चन कर रहा हूं जो चीफ सेक्रेटरी रहे हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी रहे हैं, कि भाई तुम ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं हो रहे हो? Why are you not sharing the data? हमारी बिरादरी के लोग हो, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? So that is the machinery. So bureaucracy एक अलग एंटिटी है, political society का अलग एंटिटी है, और government as an institution is one thing, which is made up of politics and the bureaucracy. तो अगर ये सब अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो आपको आउटकम्स मिलेगी. Then you will get the outcomes. All of them perform well. Civil society भी एक्टिव है, इकोनॉमिक सोसाइटी भी एक्टिव, ग्रोथ प्रोवाइड कर रही है, और आपकी गवर्नमेंट का रोल भी एक्टिव चल रहा है. अब आपको शेयर कर लें कुछ डेटा, क्योंकि अब डेटा का ज़माना है. तो अगर आप SDGs का डेटा देखो तो हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? Where do we stand? Look at 112th rank, Sri Lanka 83, Bhutan 61, we are 100. Look at where we stand. Must look at this data carefully. HDI को कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि यूनाइटेड नेशंस की, UNDP की एक्सरसाइज, एजुकेशन, हेल्थ एंड इनकम्स के. तो उधर आप देख लो हम कहाँ स्टैंड करते हैं. वेयर डू वी स्टैंड? इंडिया 134, 119 से घट के हम 134 पे. दिस आर रैंक. सो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि गवर्नेंस के अराउंड हम लोग कहाँ हैं. और लोग क्वेश्चन करते हैं यार ये सब बकवास. अरे भाई यूएन से तो आप पैसा लेते हो, यूएनडीपी के ऑफिसर्स सब उनसे आप फाइनेंस कराते हो, इसको कैसे क्वेश्चन करोगे? उनका डेटा है भाई. क्वेश्चन करने को तो चाइना जो पहला वाला है उसको भी क्वेश्चन करेगा. अरे हमको तुम इतना लो दिखा रहे हो, हमें वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी में आप लो हो. हम ये नहीं कह रहे कि तुम फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड नहीं हो, तुम फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हो, बट वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी में आप लो, उसको एक्सेप्ट. यू आर नॉट गुड एट. चलो और देख लेते हैं. ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखो कहाँ हुआ. हंगर से मारे हुए हैं. 111th रैंक है. वी आर poorer than पाकिस्तान. वी आर लोअर देन बांग्लादेश. वी आर लोअर देन म्यांमार 72. वी आर एट 100. Please recognize this data very well. We are not doing as well as we think we are. भाई मैं सरकार में मैं तो कहूँगा आपको कि हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, क्योंकि हमको दुनिया को सुनाना है बहुत बढ़िया. और जो डेटा को देखते हैं वो समझते हैं कि वेयर वी आर. वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स ये देखो. वेलबींग का तो ये इंडेक्स है ना, ये भी यूएन ने शुरू किया था. शुरुआत आपको पता है कहाँ से हुई थी इसकी? भूटान स्टार्टेड द होल प्रोसेस. उनका कहना था कि सब कुछ का अल्टीमेटली तो हैप्पीनेस हो रही है कि नहीं हो रही है, यही तो इंडिकेटर है. लोग खुश हैं कि नहीं खुश हैं. तो दे क्रिएटेड हैप्पीनेस कमीशन. हर एक पॉलिसी, हर एक प्लान उस कमीशन के थ्रू जाता था. जब तक कमीशन उसको अप्रूव नहीं करती थी कोई पॉलिसी नहीं करती थी. फिर यूनाइटेड नेशन ने इसको एक्सेप्ट किया और बड़े बड़े स्कॉलर्स को, जेफरी सैक्स वगैरह को जोड़ के इन्होंने इसका स्टडी करना शुरू. तो इधर भी आप देख लो हम लोग कहाँ पहुँच गए हम. 136 लोअर देन म्यांमार. So don't imagine that we are a very happy lot. We are not a very happy lot. We could be depressed for individual reasons, emotional reasons, financial reasons. We can't say. We are not a very happy lot. So ये जो indicators हैं, I think they are important indicators. इसके ऊपर मेरा एक thought है. ये मेरा इंडिकेटर समझ लो, पर इसके ऊपर कोई रिसर्च अभी ना मैंने की है ना कोई होने वाली है. मेरा कहना ये है, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और सिविल सोसाइटी, ये तीनों अगर अच्छा परफॉर्म करेंगी तो आपको कुछ आउटकम्स मिलेंगे, जिनको मैं कहता हूँ इंटरमीडिएट गोल्स. आपको ऑर्डर मिल जाएगा, ग्रोथ मिल जाएगा, एफिशिएंसी मिल जाएगी, करप्शन कंट्रोल हो जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी. पर जरूरी नहीं है कि ये मिल गया तो आपको हैप्पीनेस मिले. हैप्पीनेस एक टर्मिनल एंड है जिसकी तरफ आप जा रहे हो, पर हैप्पीनेस is more than all these things.
केवल उन चीज़ों से हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, सरकार अच्छा परफॉर्म कर रही है उससे भी हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। सरकार कैन बी डूइंग वेरी वेल बट पीपल मे बी वेरी अनहैप्पी ऑल्सो। सो चाइना may have very good indicators, people may be very unhappy. So but in happiness index चाइना को मैंने उसमें इंक्लूड किया था। देखो जितना ऊपर चाइना इकोनॉमी में हैप्पीनेस में कहीं नहीं दिख रहा। 82nd 82nd डिस्पाइट ऑल दी इकोनॉमिक डेवलपमेंट 82nd। और आपको पता है टॉप में कौन रहते हैं हर एक इंडिकेटर में? Scandinavian countries. The model is Scandinavian countries. Norway, Sweden, Finland, Denmark, Holland. ये हैं मॉडल्स। और मैं आपको इसकी छोटी सी कहानी इनके बारे में बता दूँ। हमारे कुछ फ्रेंड बने थे, मैं भोपाल में होता था, वो हॉलैंड से कोई एक डैनिश प्रोग्राम होता था इधर डेनमार्क और हॉलैंड की तरफ से लंच वगैरह में, तो वो इधर आए होते हैं। तो देहरादून में मैं रहता हूँ, तो देहरादून में वो हमें मिलने आए एक डॉक्टर एक नर्स है। तो देहरादून आए तो मैंने कहा चलो इनको कुछ दिखा भी देते हैं। तो मैं एक बड़े वो जो सो कॉल्ड प्रेस्टिजियस स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, डून स्कूल का, मैंने कहा चलो इनको डून स्कूल बड़ा अच्छा था, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था। तो मैं डून स्कूल ले गया, देखा तो मैं कैसा सवाल उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट पूछा, जो करीबन 40 साल पहले मोरारजी देसाई चीफ गेस्ट आए थे, उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कितने ऐसे उन्होंने समझाया हॉलैंड में क्या हुआ। उन्होंने कहा हॉलैंड में हर एक बच्चा एक ही प्रकार के स्कूल में जाता है, सारी की सारी एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी टू रिसर्च सारी गवर्नमेंट सेक्टर में, वही प्राइवेट एंटिटी। Everybody goes through exactly the same education system. There is no difference कौन सी systems है, और ये सारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में यही सिस्टम। Health, everybody is entitled to exactly the same health facilities, all in the government sector. तो गवर्नमेंट सेक्टर की एक जो देन रही है, वो इसको कभी हमें भूलना है। आज हम देखते हैं तो एजुकेशन भी प्राइवेटाइज होती जा रही है, गवर्नमेंट स्कूल खाली होते जा रहे हैं। इसका नतीजा बहुत अच्छा होने वाला नहीं, हेल्थ में भी यही हो गया, सब भागते हैं प्राइवेट प्रैक्टिस है, प्राइवेट प्रैक्टिस। हमारी मेरी पूरी सारी हेल्थ केयर हमारे बच्चों की सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, बहुत बढ़िया, क्योंकि गवर्नमेंट डॉक्टर जो होता था उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं, उसको कोई पैसा नहीं बनाना हो, वो निस्वार्थ अपना काम करता। भीड़ लगी होती थी, उस भीड़ वाली कंडीशन में जिसमें पंखा एक टूटा से चल रहा होता, बैठा हो सबकी सर्विस करता। जितना रिस्पेक्ट मुझे गवर्नमेंट डॉक्टर्स का, मुझे किसी डॉक्टर का, दे वर्क हार्ड डिस्पाइट लो सैलरीज कंपेयर टू। मैं इधर ही देहरादून के एक डॉक्टर हैं, अभी भी पीडियाट्रिशियन सर्जिकल स्पेशलिस्ट हैं, वो बताता था, कहता मेरे मैं कहता था कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मेरे से बहुत जो वीकर लड़के थे बहुत पैसा बना रहे हैं, मैं तो सरकारी डॉक्टर हूँ, मैं तो जेपी हॉस्पिटल में बैठ के भीड़ को डील करता हूँ। मैंने कहा दिस इज योर सर्विस, इससे बड़ी सर्विस क्या हो सकती, यू आर सिटिंग देयर एंड इन दोस डिफिकल्ट कंडीशन एंड प्रोवाइडिंग सर्विस। तो ये जो चीज़ें जो स्कैंडिनेवियन जैसी कंट्रीज को आगे बढ़ाती हैं, वो ये एलिमेंट्स, इसलिए ये कंट्रीज आगे बढ़ गई हैं, हम लोग थोड़े से पीछे जा रहे हैं, और थोड़ा सा स्लाइड डाउन हो रहा है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन 92 से शुरू हुई, आपको पता है ना, लिबरलाइजेशन जब शुरू हुई, तो लिबरलाइजेशन का जो एक दौर है वो ऐसा बढ़ गया हुआ कि अब उसको रोकना थोड़ा सा मुश्किल सा होता है। अब तो सब कुछ आउटसोर्स होने लग गया, हमारी हेल्थ फैसिलिटी भी सारी आउटसोर्स है। भाई CGHS की मैं बेनिफिशियरी हूँ ना, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का, तो अब हम सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाते, क्योंकि सारे जो मेजर हॉस्पिटल्स है प्राइवेट सब रेकग्नाइज हो गए, कौन सी प्राइवेट हॉस्पिटल, पैसा कौन बना रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल, वो उनके साथ नेगोशिएट गवर्नमेंट करती है, उनके रेट्स को सारा गवर्नमेंट उनको पैसा दिए जा रही है, जो इतना पैसा उनको दे रही है, अगर हमारे इंस्टीट्यूशन को वो पैसा जाता तो हमारी इंस्टीट्यूशन कितनी स्ट्रॉन्ग हो जाती, जितना पैसा
हम उनको दे रहे हैं आउटसोर्स कर। तो हम बहुत आउटसोर्सिंग में लग गए 92 के साथ, सब कुछ ही आउटसोर्स करो, सब कुछ आउटसोर्स। इंटरनल जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं वो भी। एनीवे, दिस इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आपको मैंने दिखा दी है और ये भी आपको दिखा दिया। तो अब ये थोड़ा सा पर्सनल वैल्यूज पे क्विकली आ जाते हैं कि हम जो हैं, अगर सिविल सर्वेंट की तस्वीर खींची जाए ना तो वो ऐसी है, बहुत ही एरोगेंट है, अनप्लेजेंट है, हेल्पफुल बिल्कुल नहीं है, इनएफिशिएंट है, वेस्टफुल है, इनडिसाइसिव है, क्वालिटी सर्विस नहीं दे पाता, इनकॉम्पिटेंट है, साइकोफेंसी करता रहता है, वरिष्ठ लोगों की चाटुकारी करता रहता है, करप्ट है और सच। और ये इंडियन नहीं है। दिस फाइंडिंग इज नॉट इंडियन, दिस फाइंडिंग इज ए वेस्टर्न फाइंडिंग ऑफ ऑल ब्यूरोक्रेसी। इसको बोला जाता है ब्यूरोपैथोलॉजी डिजीज ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। ये ब्यूरोक्रेसी की एक बीमारी है, डिजीज भी सफर। तो इस डिजीज को जरूर रिकग्नाइज करिएगा, क्योंकि ये डिजीज आपको इफेक्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये डिजीज आपको खा जाएगी। अब ये सवाल थोड़ा सा आ जाता है, अभी हमारे पास टाइम थोड़ा सा है, सवाल आ जाता है राइट एंड रॉन्ग का, कि कोई क्या सही है क्या गलत। तो सही गलत का एक तरीका जो देखने का लोगों ने निकाला, कि उसका एक चेकलिस्ट बना लो, ये चेकलिस्ट है, कि जो आप भाई व्हाट इज एथिक्स? एथिक्स इज ऑल अबाउट चॉइसेस। जो आप दिन भर चॉइसेस एक करते हो, इधर देखो, इधर भी चॉइस है, मेरे जैसा बैठा होता पीछे तो सो गया होता, एक तो सो भी रहे, दैट्स अ चॉइस ना। To sleep in a class or to be awake, that's your choice. तो जोर तो ना है उसके ऊपर। एक जमाने में मैं मसूरी में अकेडमी में होता था, तो एक हमारे डायरेक्टर, मैं डिप्टी डायरेक्टर था उस जमाने 91 में, तो डायरेक्टर बोले सब में हम CCTV लगाए। सब प्लीज ये एक चीज मत करना, ये सर्वेलेंस मत करना, अगर बच्चा सो रहा है तो सोने दो, अगर उसका किसी और चीज में इंटरेस्ट है तो करने दो उसे यार, तो उसकी चॉइस है यार, दैट्स हिज चॉइस और हर चॉइस। इसको सर्वेलेंस मत करो और हेवन से, और मेरे ऊपर भी आप सर्वेलेंस करोगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, क्यों ऐसे बोल रहा हूँ, अरे नो सर्वेलेंस यार, तो जियो और जीना। तो मेरा कभी कभी पूछते हैं कि भाई व्हाट इज द एसेंस ऑफ एथिक्स? अगर बड़ा सिंपल है, जियो और जी, खुद भी जियो और दूसरे को भी जैसे जीना चाहता है उसको जियो। सो एथिक्स इज अबाउट दैट, बेसिकली इज दैट। अगर तुम पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई सार नहीं है, वो यही है कि जियो और जियो, इक्वालिटी, लिबर्टी, दोनों को जैसे जीना चाहते हैं तो जियो। अरे वो दिक्कत ये होती है कि समाज में हम सब कंट्रोल करना, समाज भी कंट्रोल करेगा। लड़का किससे शादी कर रहा है भैया, उसकी जिंदगी है, उसको जीने दो जैसे जीना चाहता है यार। वो अफ्रीकन से शादी करना चाहता है, अफ्रीकन से करे, किसके साथ शादी करना चाहता है, किससे शादी करना चाहता है करे। लड़का तो फिर भी करे, लड़की कैसे करे? लड़की के लिए तो इतना पाबंद है, लड़की ने अगर किया तो अभी कहाँ की कहानी है, बिहार की है, मार दिया लड़के को, मार दिया बाप ने, लड़की के बाप ने लड़के को मार दिया जो लड़की को से इश्क कर रहा है, मतलब। और उसके ऊपर कमेंट्स पता क्या कर रहे हैं? सोशल कमेंट्स, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये हमारी एथिक्स, ये पेट्रियार्कल एथिक्स है कि भाई परिवार और समाज कहेगा आप कैसे जिंदगी जियो, आपकी जिंदगी आप कैसे जीना चाहते हो जियो यार, जियो जीने दो। ये क्या है कि भैया आपका हर कदम मॉनिटर होगा। पहले बाप करेगा, सबसे ज्यादा तो बाप ही करता है ना कंट्रोल, माँ नहीं जाना, माँ को तो बाप कंट्रोल कर, थोड़ा सा इक्वल होता है, रिवर्स भी शुरू हो गया, अच्छा है, थोड़ा बहुत इक्वालिटी वाले, इक्वालिटी बिटवीन सेक्सेस आ रही है, थोड़ा बहुत ठीक है। पर हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी इतनी थी कि उसमें देखो अभी कानून है कि इनहेरिटेंस में सबको बराबर जाए, लड़के सब मैनिपुलेट करके खुद ले लेंगे, लड़की को अपनी बहन को, अरे बहन तो पढ़ाई वो तो उधर चली गई, सारी जमीन जायदाद तो मेरी,
still living in a patriarchal society despite the law. लॉ क्लियर है, और हम उस लॉ का पालन आगे नहीं है, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन को बिलीव नहीं करते, ना हम इक्वालिटी में बिलीव करते, ना हम जियोच में। हम कहते हैं हमारे तरीके से जियो, जैसे हमने कहा है वैसे जियो, अपने आप अपनी मर्जी से जिंदगी मत जियो। तो ये एक प्रॉब्लम है। सो एनीवे, इज इट लीगल वाज वन क्वेश्चन, एथिक्स का सबसे है कि are you following the law of the land or no? If you are following the law of the land, you are on the right path. अगर आप पैसा बना रहे हो तो आप लॉ को इन्फ्रिंज कर रहे हो, स्टेट करप्ट प्रैक्टिस। मेरा एक कॉलीग था IAS का, मेरे से 2 साल दूर, तो 300 करोड़ मिले थे उसके घर से, 300 करोड़ रुपया मिला था, 2005-6 की बात है। मियाँ बीवी दोनों IAS में, इतने पैसे मिले, उसके ऊपर से गुवाहाटी में 14 फ्लैट। अरे भाई, एक फ्लैट में तो फिर से जिया नहीं जाता, 14 फ्लैट में कैसे अपने 14 हिस्से करके जियोगे, कैसे जियोगे? और एक दोनों अंत में जेल में चले गए, एक देहांत भी हो गया। एंड आई वाज इन सम सेंसेस क्वाइट वेल नोन टू देम, क्वाइट क्लोज इनफ। मुझे नहीं पता था कि इतना बीच में ऐसा आदमी की वो डिजीज फैल गई हुई है, वो जो एक बीमारी फैल गई हुई है कि तो अगर आप एक पैसा भी किसी से लेते हो, दैट इज, मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, मेरे पूरे 40 साल के करियर में कभी मेरे पास कोई एक पैसा लेकर आया तक नहीं यार, लेकर भी नहीं आया। मैंने कहा भाई ले आते तो मैं मना कर देता है यार, तो लाए भी नहीं यार, दिखाया भी नहीं कि यार ये ले लो। अब मैं सोचता हूँ कि ऐसा हुआ क्यों, मैं कीप वंडरिंग कि ऐसा क्यों। सब तो कहते हैं यार लोग लेकर घूमते रहते हैं थैले थूले और क्या क्या है। ऐसे तो दिक्कत ये हुई थी कि कोई मिठाई भी लाता था ना किसी त्योहार में, तो मैं एक पीस लेकर डब्बा वापस कर देता, पीस ले लिया, भारत को आपको डब्बा। तो मे बी वो spreads or whatever, I don't know how it operates, but legality is the first thing. जो भी आपकी चॉइस हो, जो भी एक्शन हो, it should be legal, not out of the law. Please remember that as the first lesson. Second lesson है, उसके बाद आप कैसा महसूस करोगे उस चॉइस को। Will you feel proud? आपको गर्व होगा अपने एक्शन पे, या आपको शर्म आएगी? अधिकतर जो लॉ को इन्फ्रिंज करते हैं, जो गलत काम करते हैं, उनको शर्म, उनको जब मीडिया घेर लेता है, जब उनकी पकड़ी जाती है चोरी, मीडिया घेर लेता है, सब मुंह छुपाते हैं। वो ये नहीं कहते अरे मैं तो बड़ा चोर हूं, मुझे बहुत गर्व हो रहा है, मेरे बच्चे भी बड़े चोर रहे। ऐसा तो नहीं कहता। नहीं, एक कम्युनिटी करती थी जिनका पुश्तैनी धंधा था चोरी, एक ट्राइब भी थी जो ऐसा था, उनका वो ट्रेडिशन था भाई कैसे चोरी करनी है, तो जो अच्छा चोर होता था उसको। पर अधिकतर लोग जो हैं वो ऐसा नहीं कहते कि भैया सब लोग चोर हो, वो कहते मैं चोर हूँ, ठीक है, मैं तो कर रहा हूँ, मैं अंदर हैंड कुछ छुपा कर रहा हूँ, आप तो। और प्रोजेक्ट करता है कि मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, ये प्रोजेक्ट करता है ना, क्योंकि जो वो प्रोजेक्ट करता है वही डिजायरेबल चीज है, क्योंकि उसको वो प्रमोट करता है, दूसरी चीज को छुपाता है। थर्ड चीज, इज इट बैलेंस, क्या उससे दोनों सब लोगों का भला होता है कि नहीं? इज इट वन साइडेड और इज इट बैलेंस? जिसे कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ एथिक्स है, वो क्या है, किसी को पता है गोल्डन रूल ऑफ एथिक्स? डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव देम डू अनटू यू। आप दूसरे के साथ वैसे ही बर्ताव करो जैसा आप दूसरे से एक्सपेक्ट करते हो। दैट इज द गोल्डन रूल। जैसा आप दूसरे से एक्सपेक्ट करते हो वैसा उसके साथ बिहेव करो। बच्चे को आप थप्पड़ तो मारते हो, आर यू विलिंग टू गेट अ थप्पड़ बैक फ्रॉम द बच्चा? कि लड़का भी उठ के आपको थप्पड़ मार दे, वो एक्सेप्टेबल है आपको? अगर नहीं एक्सेप्टेबल तो थप्पड़ मत मारो यार। टीचर बच्चे को डंडा लेके पीटते हैं, अब बच्चा भी पीटने लग जाए तो एक्सेप्टेबल है क्या? नहीं नहीं, मैं तो टीचर हूँ, मैं तो बड़ा हूँ ना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये तो बड़ा एक डबल स्टैंडर्ड हो गया ना, कि आपके लिए एक स्टैंडर्ड है, दूसरे के लिए दूसरा स्टैंडर्ड। ये तो फिर बड़ी
ये तो एक बहुत बड़ी हिपोक्रेसी हो गई ना, आप डबल स्टैंडर्ड्स के साथ हो। एनीवे, टाइम क्लोजिंग अप। ओके, ये जब आप रहते हो ना गवर्नमेंट, तो ये 4 सिनारियोज बनते हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग सिनारियो। आपके पास चॉइसेस जो होती है, एक चॉइस तो है कि आप गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो, सिंपल चॉइस, उसको बहुत सिंपल चॉइस बोला जाता है, गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। सही करना है, गलत तो नहीं करना ना, इलीगल चीज नहीं करनी है, वो सब जो पहले स्लाइड में था वो नहीं करना, ठीक है। दैट इज ओनली वन काइंड ऑफ चॉइस। सेकंड चॉइस इज मोर कॉम्प्लेक्स, आप बेस्ट कर रहे हो या ठीक ठाक, गुड वर्सेस बेस्ट, आर यू just getting along with your job or with your life, or are you trying to excel? आप एक्सेलेंस की तरफ जा रहे हो या आप जो चल रहा है सो ठीक है यार, मुझे क्या मतलब है, मैं रोज जाता हूँ, काम करता हूँ, तनख्वाह आ जाती है, उससे आगे मुझे क्या मतलब। तो वो एक है डूइंग गुड वर्सेस डूइंग योर बेस्ट। अब ये इंस्टीट्यूट जो है अब भी आपको बोलती है एक्सेलेंस इंस्टीट्यूट, ISO 9000 मिला हुआ है ना, तो कमिटमेंट ये है यहाँ की कि हम एक्सेलेंस के तरफ जाएं, गुड नहीं एक्सेलेंस, ताकि 0 एरर्स होंगे हमारे, नो एरर्स नहीं। तो दैट इज द, तो आपकी भी जिंदगी में भाई एक आदमी शायद जो मैं कह रहा हूँ कि नहीं सुन रहा, ट्राइंग टू डू हिज बेस्ट टू गेट एवरीथिंग आउट, दूसरा थोड़ा काम, दूसरा तीसरा सो रहा है, तो ठीक है, दैट्स आल्सो ओके, बट दैट्स अ चॉइस यू एक्सरसाइज, हाउ मच यू ट्राई एंड डू। थर्ड इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स, कि जब भी कोई आप चॉइस लेते हो, और ये डिप्टी कलेक्टर खासतौर पे आपके डिप्टी कलेक्टर और IAS अफसर के लिए बहुत एप्लीकेबल, कभी आप अच्छा काम करते हो पर उसके साथ साथ बुरा भी उसका एक परिणाम है। एग्जाम्पल सोच सकते हो आप, वेर यू आर डूइंग समथिंग गुड बट सम बैड इज ऑल्सो कमिंग अलॉन्ग विद। For example, good one, that's a good one. Removal of encroachment. जब encroachment को आप हटाते हो, अच्छा काम कर रहे हो, रोड को साफ कर रहे हो, सरकारी संपत्ति को रिकवर कर रहे हो, गुड थिंग। बैड इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस, कि जो आदमी उधर बैठे अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, लाइवलीहुड जिनकी जो ऑफिस बैठे हुए हैं वो सब बैठे हुए हैं, उनकी रोजी रोटी छीन रहे। यहाँ पे पूरी कॉलोनी जो इंक्रोचर्स की है, नदी के किनारे बैठे हुए हैं सबके सब स्लम लेके, अब उनको हटाना अच्छी चीज़ है, गुड, आप क्लीन इट अप, और जब हटाते हो तो कहाँ जाएं, उनको रिहैबिलिटेट करने का क्या होगा। आप डैम बनाते हो, नर्मदा आंदोलन इतना बड़ा चलता रहा है, अभी तक चलता रहा है, मेरा पटकर उसी पे लगी रही पूरी जिंदगी कि भैया डैम बना रहे हो अच्छी चीज़, पर डैम के डाउन साइड देखिए, जब डैम बनाओगे तो उसकी जो बैड आ रहा है डैम के साथ, इन्वायरमेंटल डैमेज, सोशल डैमेज, जो उधर के लोग हैं जो सारे रेफ्यूजी बन जाएंगे उनका क्या हो, और इन्वायरमेंटल डैमेज। सो ये जो एस्पेक्ट्स हैं इसको कहते हैं विकेड चॉइसेस, यू गेट समथिंग गुड बट देयर इज अ डाउनसाइड। फॉर एग्जांपल अब सेल फोन है, बहुत अच्छी चीज है, गुड थिंग, डाउनसाइड कितनी है, क्या हमने कभी कैलकुलेट किया था जब हमने टेक्नोलॉजी को लाए थे कि भाई हम ये तो ला रहे, बड़ी अच्छी चीज है, कंप्यूटर बड़ी अच्छी है, डाउनसाइड क्या है। तो डाउनसाइड जब तक हम उसको देखेंगे नहीं कि उसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं, तो ये विकेड चॉइस। कभी कभी हम ब्लाइंडली इसको कर लेते हैं, सोचते कि ये सब ठीक चल रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पॉलिसी मेकिंग पे एज यू गो हायर, फिर तो यही इंपॉर्टेंट चीज है, भाई कोई भी आप पॉलिसी बना रहे हो उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, उसका नेगेटिव एस्पेक्ट है, क्या आप वो सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे हो, उसको बोलते हैं सोशल कॉस्ट बेनिफिट। एक फाइनेंशियल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है, एक सोसाइटी को क्या उसका लाभ होगा, क्या उसका नुकसान होगा, उस पर भी सोचना। सो दीज आर विकेड चॉइसेस, डिफिकल्ट वंस। और फिर सबसे खराब चॉइस होती है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स, जिसमें दोनों चॉइसेस खराब, यू हैव टू चूज द लेसन, दोनों चॉइसेस खराब, और ये आज रैंपेंट है, दोनों चॉइसेस खराब। दो कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में, दोनों ही खराब है, आपको पता है, जो कम खराब है उसको चूज करोगे ना, यू नो बोथ आर गोइंग टू बी, ब्यूरोक्रेसी के बारे में कह सकते हैं कि भाई द चॉइस इज टू गेट द बेटर।
और अगर आप इसकी प्रैक्टिस में देखें ब्यूरोक्रेसी, इसका कोई एग्जाम्पल सोच सकते हैं जिसमें दोनों चॉइसेस खराब तो एक कुछ सारा खराब, ये कोई एग्जाम्पल? तो उसमें तो दोनों खराब थोड़ी। ज्यादा जो आप फेस करेंगे ना वो ये है, अब आप शायद फेस करें या ना करें, मैं कई बार फेस कर चुका हूँ। मैं असिस्टेंट कलेक्टर था उज्जैन में 1977 में, तो जी दो कॉलेजेस, एक आर्ट्स कॉलेज होता था और एक इंजीनियरिंग कॉलेज, दोनों एक दिन एक कॉलेज के लड़के, साइंस कॉलेज के लड़के सरिये लेके और ईंटें आर्ट्स कॉलेज के लड़कों को पीटने का उनका प्लान, बोर्ड्स में आए और यही नहीं किया, उन्होंने सरकारी बसेस को हाईजैक कर लिया और सरिये लेके हाईजैक करके बसेस में पहुंच गए आर्ट्स वालों को पीटने। मतलब ये हालत होती थी, अब नहीं होती, ये हालत स्टूडेंट्स की होती थी उस जमाने में पीटने। तो मुझे याद है, मैं असिस्टेंट कलेक्टर था, एसपी वो शीट लेके, बैंकों की शीट लेके बैठे हुए उधर बस स्टैंड के पास, और उधर कॉलेज का उनकी ईंटें फेंके जा रही हैं, हम लोग उधर देख रहे हैं क्या किया। तो फिर मुझे भी थोड़ा सा जोश था, जवान था, मैंने सीएसपी को पकड़ा, मैंने कहा चलो देखते यार, तो थोड़ा जरा बस को हाईजैक करके ले गए, हाईजैक द बस, लेट्स चेस देम एंड फाइंड आउट। हम जी बस को जाके पकड़े, वो सर छत पे भी सरिये लेके लड़के बिल्कुल बंदरों की तरह कूद रहे हैं, अंदर भी सारे बड़े जोश से भरे हुए हैं। बस को रोका, हमारे पास एसएएफ के जवान भी पीछे ट्रक में, बस को रोका, मैंने कहा खड़े हो, उन्होंने लाठीचार्ज किया, सब लड़के भाग गए, फिर हो गया क्राउड। और दैट लड़कों को चोट भी लगी, लड़कों को चोट लगी, और उसके बाद लड़कों ने क्या किया, पूरे उज्जैन में आग लगा दी, जो गाड़ी दिखे उसको आग लगाया, जो गाड़ी दिखी उसको आग लगा दी है, और थाने के पास पहुंच गए, थाने को अटैक। तो अब ये जो मेरी भी चॉइस थी या हम दोनों की चॉइस थी, तो दैट मे बी इट वाज वर्स, शायद अपन उनको करने देते तो शायद बेहतर होता, यू डोंट नो, कहीं वो सरिये करके दूसरों को मार ही देते तो क्या करते। दो क्राउड्स एक दूसरे को क्लैश कर रहे हैं, तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और पुलिस खड़ी है बीच में, वो क्या कहेगी, पहले अनाउंस करेगी कि आप डिस्पर्स होता, नहीं होता, फिर आप लाठी चार्ज करो, चोट लगेगी किसी, फिर भी नहीं डिस्पर्स हो रहे, बड़ा अड़ियल क्राउड, फिर क्या करोगे आप, टीयर गैस शेल फायर करोगे, फिर भी नहीं जा रहे, फिर भी खड़े हो, फिर आप क्या करो, बंदूक भी होती, आप कहोगे फायर, अब फायर किया तो उसमें कोई मर भी सकता है, और मर भी जाते हैं कभी कभी, तो पुलिस ने फायर किया तो मर गया, अच्छा बैड चॉइस। और अगर नहीं करते तो भी वर्स। भाई जब यूएसए ने इराक को अटैक किया, क्या क्या लॉजिक लगाया था उन्होंने, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन इराक में आप होगी, झूठ था, कुछ नहीं निकला, पर अपनी इलेक्टोरेट को तो यही उन्होंने कन्विंस किया ना कि भाई उधर वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, अगर हमने नहीं किया तो वो पूरी प्लैनेट को नुकसान कर सकता, उस आर्ग्यूमेंट को लेकर उन्होंने वॉर कर, बैड चॉइस। सेम थिंग हैपेंड विद सेकंड वर्ल्ड वॉर, ब्रिटेन वॉर इंटर नहीं कर रहा था, यू नो सेकंड वर्ल्ड वॉर में करीबन 20 मिलियन पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, 20 मिलियन पीपल, तो ब्रिटेन इंटर नहीं कर रहा था वो, क्यों करे, वही डिलेमा था, अगर एंटर करते हैं वो भी बैड चॉइस है, अगर नहीं करते तो हिटलर जो है और ज्यादा उद्दंड हो जाए और नुकसान कर सकता है। So these are some of the bad choices that sometimes emerge. So I'll stop here and आगे भी कुछ है, पर I think I'll just move on, and ये तो बात कर ही लिया मैंने, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, पर let me just see it for 2 minutes। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टडी हुई थी, वैल्यू सर्वे 95 की, बहुत पुरानी प्रिंसटन की स्टडी है, जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट जो मैंने पहले कह ही दिया। एक एक्सिस पे हैप्पीनेस है और एक एक्सिस पे पर कैपिटा इनकम, और सब कंट्रीज को उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्लॉट किया। तो उसको प्लॉटिंग अगर देखोगे तो आप देखोगे इंडिया जो है यहाँ कहीं था,
72% के आसपास हैप्पीनेस, और इनकम कितनी थी? $1000 पर कैपिटा उस जमाने, ठीक है, राइट। आज रशिया की इनकम करीबन $5000, 5 गुना। हैप्पीनेस कहां थी? 35 to 40. We were happier with less than they were. 5 गुना ज्यादा इनकम और हम ज्यादा है। आगे आके देखो आप, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, इन 3 को देख लो, या जापान को भी देखो, ये कंट्रीज कितना है? 82-83%, राइट, विद अ पर कैपिटा इनकम ऑफ 21,000, 30 गुना। इधर देखो, कोलंबिया $5,000, happier than Japan, France, Austria, maybe Germany also. So there is no direct correlation between how much per capita income you have. हम आजकल जीडीपी बात करते हैं, per capita income is important, but per capita income is also not enough. खुशी का कोई बहुत ज्यादा कोरिलेशन नहीं बनता है रोटी कपड़ा मकान से। अच्छा, ये मैं एक आखिरी स्लाइड के बाद आज लंच का टाइम होगा, पावर की बात मैं कर रहा हूँ। पावर एक नशा है ना, तो मेरा कुछ एनालिसिस, मेरा इंटरेस्ट रहा है इस पावर के बिजनेस में। मेरा कहना है कि हम सब लोग बहुत इनसिक्योर हैं। ह्यूमन बीइंग्स सफर फ्रॉम डीप सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी एंड इनएडिक्वेसी। हमको ऑलवेज लगता रहता है मैं आई एम नॉट ओके, आई एम नॉट ओके। छोटा बच्चा होता था, मैं स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में था, तो लगता था मैं बहुत इनएडिक्वेट हूँ। जो 5वीं का लड़का है वो बहुत एडिक्वेट है, वो तो बड़ा है, मैं छोटा हूँ, मैं तो 3री क्लास में हूँ, नर्सरी में हूँ, मुझे कितना बड़ा है, सेंचुरी में। जब 5वीं में पहुँच गया प्राइमरी स्कूल, टॉप ऑफ द क्लास, वेरी गुड। जब सेकेंडरी स्कूल में पहुंचा 6th में, तो देखा मैं बिल्कुल बॉटम में हो गया, मैं तो फिर बिल्कुल इनएडिक्वेट हूँ। क्योंकि 11वीं के लड़के, उस समय 11वीं में, तो 11वीं के लड़के तो जी कैप्टन्स और प्रीफेक्ट्स और सब बॉसेस तो बुरी कर वेट करते रहे कि 5.5 साल 6 साल बाद अपन भी 11वीं में पहुंचे, बन गए, प्रीफेक्ट बन गए, टॉप पे, गुड फॉर द वाइल, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगा, टॉप पे। फिर कॉलेज गया, पहले भी कॉलेज छाती फाड़ी हुई, तो कॉलेज में आया, यंग मैन, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, प्रीफेक्ट। जैसे कॉलेज में आया, मैं बोर्डिंग में, तो दूर से 3-4 लड़के खड़े, मैं बुलाया, कम हमें चलने लगे, ना उनका धमकाया, कहने लगा, उनके पास पहुंचा, उन्होंने कहा प्रेशर No, yes, say yes, sir. Yes, sir. तो जी yes, sir हो गया। उसके बाद भी वो 15-20 दिन मुझे बना दिया बिल्कुल जैसे प्राइमरी स्कूल का बच्चा होता है, जिसे हम कहेंगे वैसे करोगे सब तो दिस इज कंट्रोल, राइट। यू फील इनएडिक्वेट अगेन, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ अभी। अब मैं कॉलेज में भी आ गया, कुछ नहीं हूँ, क्योंकि कॉलेज ग्रेजुएट हो जाते हैं, फिर अपन दूसरे फ्रेशर्स हो जाते हैं, उनके ऊपर पावर एग्जर्ट करते हैं, थोड़ी देर बाद रियलाइज करते हैं कि अब तो सीन बड़ा गड़बड़ हो गया। Then I met a girl, कॉलेज में था, I met a girl, we fell in love, at least I thought we had fallen in love। तो मैंने कहा, थोड़ी देर बाद कहा, मैंने कहा शादी कर लेते, क्योंकि मैंने कॉलेज में देखा था लड़का लड़की ने शादी कर ली कॉलेज में, शादी कर लेते, शादी कर लेते। तुम करते क्या हो? मैंने कहा बांसुरी पे जाता हूँ, पेंट करता हूँ, गाता हूँ, मजे करता हूँ, हैप्पी सोल यार। लेकिन नहीं चलेगा, कुछ करना होगा, यू हैव टू डू समथिंग। मैं तो कर ही रहा हूँ, मैं आई एम डूइंग ऑल लॉट ऑफ थिंग्स यार। मुसीबत पड़ गई यार, ये तो मेरी मस्ती की स्वस्थ व्यस्त मस्त था मैं, मस्ती को जाना पड़ा, देखते हैं टीचर बनना चाहता,
स्कूल पहुंचा, मैंने कहा मुझे नौकरी दे दो, स्कूल में पढ़ा था, मुझे नौकरी दे दो, ही नहीं नौकरी, और मैं आज ना हरी ना कि भैया मेरी गर्लफ्रेंड खिसक ना जाए। तो फिर मैंने कहा तो नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। तो मेरे, क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से था, तो उन्होंने कहा यार तुम यूपीएससी के लिए क्यों बैठ जाते, यार मुझे कोई इंटरेस्ट तो है नहीं बैठ ले यार, यूपीएससी के लिए बैठ जाते। और यूपीएससी के साथ मैंने कहा गारंटी तो है नहीं, मैं स्टेट बैंक का भी एग्जाम दे देता हूँ, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी एग्जाम दे दिया, यूपीएससी का भी दे दिया, यूपीएससी में पास हो गया, आईएएस में आ गया, स्टेट बैंक फेल हो गया। सो मच फॉर द एग्जाम्स। सो इनएडिक्वेसी रहती है। फिर अपन जाते हैं एकेडमी में छाती फाड़ के, अरे अफसर बन के, एकेडमी में अफसर बन के जाते हैं, छाती फाड़ के सारे। उसके बाद अगले दिन वो जो पीटीआई इंस्ट्रक्टर होता है, सीढ़ी बजाता है 5:30 बजे, लाइन अप। फिर वहीं से शुरुआत, 1.5 किलोमीटर भाग के लेकर जाता है, मैं पोलो ग्राउंड करा के 4 राउंड करा के भाग के वापस आना, नहाना धोना, और क्लास में टाइम पर पहुंचना। 1 मिनट लेट पहुंचे तो चिटकनी लगती, तो पास हो गया यार, तो फिर से अपन प्राइमरी स्कूल में पहुंचे। तो वेट करते हैं कि भाई हम चलो यहाँ से निकलेंगे तब तो ठीक हो जाएगा ना, एसडीओ बन जाए, एसडीओ बन जाते हैं। परीक्षा में बड़ी अच्छी लगती है, मैं एसडीओ कोरिया बना, कोरिया कोरिया KORIA होता है, उसके ऊपर लिखा होता था एसडीओ कोरिया, मैंने कोरिया पहुंच गया यार, KORIA। तो जी शुरू में बड़ा लगता है ओके, वेरी सून यू रियलाइज यू आर नोबडी अगेन। ऊपर तो डीएम है, कमिश्नर है, एमएलए एमपी सारे ऊपर आपके ऊपर डाउन कर रहे हैं। अरे देन यू वेट, कहते हैं यार कलेक्टर बन जाओ, मैं सब कुछ की कहेगा तब, और कलेक्टर ही हो जाए तो बस फिर सब कुछ, अभी कलेक्टर भी बन जाता है, कमिश्नर भी बन जाता है, इनएडिक्वेसी उसको, सेक्रेटरी भी बन जाता है, चीफ सेक्रेटरी भी बन जाता है, फिर इलेक्शन कमीशन का कमिश्नर भी बन जाता है, फिर भी सिक्योरिटी छोड़ती नहीं है, कहता है अब मैं मंत्री बन जाऊं यार किसी तरह से, हाथ पैर जोड़ता है इधर उधर लोगों के, वो कहते हैं मंत्री बना देते तुम्हें, मेरा एक बैचमेट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बना हुआ, मंत्री बन गए। इनसिक्योरिटी आदमी की अगर उस पाथ पे चल जाओ ना तो फिर आपको छू। तो ये मेरा कहना है कि ये इनएडिक्वेसी pushes you in the need for power. Okay, but who have been the most powerful people in history? हिस्ट्री में सबसे पावरफुल लोग कौन रहे? इतिहास में सबसे पावरफुल लोग कौन रहे हैं? थोड़ा स्मार्ट जवाब दे रहा है। आमतौर पे लोग कहते हैं भाई हिटलर है, अलेक्जेंडर है, फलाना है, सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किनका है? चलो गांधी का नाम ले लिया, गांधी का आज के जमाने की, क्राइस्ट ले लो, बुद्धा ले लो, मोहम्मद ले लो, these are the fellows who influenced history. Christ is nailed to the cross और मरता हुआ कह रहा है forgive them for they know not what they do, मरता हुआ भी उनको माफ कर रहा है। ऐसा आदमी जो है वो इतिहास में इन्फ्लुएंस उसका, बुद्धा जो एक राजा है छोड़ के सब कुछ फकीर बन जाता, उसको याद कर। The point that I'm trying to make is that जो लोग ये इंक्लूसिविटी, फेयरनेस, जस्टिस, इक्विटी, वेलफेयर, सोशल फीलिंग और ये सब लोग जो हैं वो आपकी सोशल इंटेलिजेंस को अपील कर रहे हैं कि किस तरीके से आप लोगों से दुनिया के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो दैट इज व्हाट ब्रिंग्स यू सोशल पावर। योर गुडनेस, योर इंक्लूसिविटी, योर कैपेसिटी टू कनेक्ट टू द वर्ल्ड, वो जो है वो आपको इंपावर कर, उनको आप याद करें। आप हिटलर को नहीं याद करें, हिटलर को खोजते हैं। दूसरा जो आपके पास एक बहुत बढ़िया टूल वो आपकी क्रिएटिव एनर्जी, आईक्यू, क्रिएटिव इंटेलिजेंस। उसको अगर आप यूज करते हो किसी भी तरीके, किसी भी प्रोडक्टिव तरीके से, जो मैं कहता हूं एक्चुअलाइजेशन और ग्रोथ का बात कर रहा हूं, तो उससे यू फील ओके। दैट्स ऑल अबाउट कि एक ही
जिंदगी में स्क्रिप्ट अच्छी है, हेल्दी, साइकोलॉजिकली हेल्दी, वो है आई एम ओके एंड यू। नहीं तो हम आम कौन सी स्क्रिप्ट पे चलते हैं? हम चलते हैं आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, आई एम नॉट ओके। तो वो एक इनएडिक्वेसी की स्क्रिप्ट। और उसकी फ्लिप साइड पता क्या है? आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। मैं ठीक हूं, अरे आपको कुछ नहीं आता, इसके कुछ नहीं आता तुमको, यार मुझे सब कुछ आता है, आई नो एवरीथिंग, यू नो, आई एम बेटर देन यू। दैट इज द फ्लिप साइड ऑफ आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। तीसरी स्क्रिप्ट और डेंजरस है, वो कहते हैं आई एम नॉट ओके, यू आर ऑल्सो नॉट ओके, कुछ नहीं ओके, सब कुछ नॉट ओके, सब कुछ बर्बाद है, एवरीथिंग इज गॉन, एक्सट्रीम पेसिमिज्म, कुछ नहीं रहा, सब कुछ। ये एक बहुत पेसिमिस्टिक नेगेटिव स्क्रिप्ट जिसके साथ आदमी है। एक ही स्क्रिप्ट है जो हेल्दी है, फिर आई एम ओके, यू आर ओके, तुम भी ठीक हो, मैं भी ठीक हूं, सब इक्वल है, सब बराबर है, सब मस्त है। That is the only script that is worth living. The rest of the scripts are very destructive to your psyche. और सारे I am okay, you are okay को छोड़ के और conditions, all conditions are psychiatric conditions. They are all psychologically diseased people who will suffer throughout their lives. क्योंकि वो I am okay, you are not okay. और you are okay, I am not okay. Yeah, everything is not okay. You are in a negative state of mind all the time. तो एक ही स्क्रिप्ट बचा आती है, और वो आसान नहीं, वो आसान नहीं कि आपके साथ अगर ड्राइवर भी है तो ड्राइवर के साथ बैठो, ड्राइवर के साथ खाना खाओ। मैं क्या इसलिए होता, तो मैं जाता दौरे पर, मैं ड्राइवर के साथ तो मेरा साथ होता था, तो मैं इंसिस्ट करता था गेस्ट हाउस में, यार मेरे साथ बैठ के खाना खाओ। कहते नहीं नहीं सर, नहीं सर, नॉनसेंस है, साथ में बैठेगा, साथ में बैठ के खाना खा, व्हाट नॉनसेंस इज दिस। अब धीरे धीरे क्या हो, I got co-opted into the system. तो जब बाहर बैठेगा, अंदर एयर कंडीशन कमरे में बैठेंगे, दिस इज द इनइक्वालिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जनरेट होती है। और एक गैप हम जो आज तक मुझे अपने मेड सर्वेंट को भी साथ में बिठा के खाना खिलाना चाहिए, नहीं कर पाता, इतने दुख की बात। The biggest failure of my life is these people cannot sit with me. ये तो फेलियर है ना। और इस सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में तो हाई फेलियर, कास्ट सोसाइटी। बिहार में अगर आप दो हो तो घर में घुस नहीं सकते, खाना नहीं बना सकते। अभी भी वी आर कास्ट सोसाइटी, डिस्पाइट द लॉ भी वेरी क्लियर, इक्वल सोसाइटी तो हमें नहीं, तो अंदर नहीं आ सकता आपके किचन, खाना तो क्या बना है। अगर ब्राह्मण हो तो शूद्र आपके घर में नहीं घुस सकता। इतनी ज़्यादा यू आर नॉट ओके, आई एम ओके, और वो बेचारा फील कर रहा है कि ही इज ओके, आई एम नॉट ओके। तो हमने सोसाइटी इटसेल्फ को आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके के ऊपर हमने सारी सोसाइटी को बनाया है। इसलिए कई लोग कमेंटेटर्स कहते हैं कि हिंदुस्तान कभी भी ज़्यादा प्रगति नहीं कर सकता कंपेयर टू ईस्टर्न नेशंस, क्योंकि वी आर अ कास्ट रिड्यूस। वो सारी सोसाइटी बड़ी इक्वल सोसाइटी, ईस्ट में जाओगे ना, बड़ी इक्वल सोसाइटी, या वो बुद्धिस्ट है, वो या कन्फ्यूशियस हैं, या कम्युनिस्ट, जिसमें सब इक्वल है, उसमें कोई एक कास्ट नहीं। तो हम लोग इतने डिफिकल्ट सोसाइटी के पार्ट हैं, जिसमें आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, यू आर ओके, आई एम नॉट ओके, उसमें फंसे हुए। फिर फाइनली डेस्परेट होके लोग कहते हैं आई एम ऑल्सो नॉट ओके, यू आर ऑल्सो नॉट ओके, सब कुछ बर्बाद है, सब कुछ खत्म। तो कैसे वो इक्वालिटी की समाज बनाई जाए जिसमें दूसरे की भी कदर हो जैसे कि अपनी होती है, वो एक आइडियल सा है। I'll stop here. Thank you so much for your, क्योंकि ग्रुप बहुत बड़ा है, इसलिए ज़्यादा मैंने बीच में इंटरजेक्शन अलाउ नहीं किए, पर आपकी आज्ञा से 5 मिनट दे दें। किसी को कोई सवाल हो तो 5 मिनट का समय और देते हैं। आपका भोजन 5 मिनट लेट हो जाए। कोई सवाल? अरे इतना कुछ मैंने पक दिया, कुछ तो सवाल पूछ लो यार, मुझे लगेगा मैंने कुछ भी नहीं बोला यार, आप सवाल नहीं पूछ रहे। कोई सवाल नहीं? क्या सबको एक्सेप्टेबल? पूरी एक्सेप्टेबल? व्हाट अ फेलियर है। देखो टीचर फेल कर जाता है अगर वो क्वेश्चन नहीं जनरेट करता। मेरा तो एक ही कहना है, ग्रोथ इज ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चनिंग अथॉरिटी ऑल द टाइम। यू मस्ट क्वेश्चन। मेरी चीज को चैलेंज करो, इवन इफ यू डोंट बिलीव इन व्हाट यू आर आस्किंग, बट चैलेंज इट फॉर द सेक ऑफ लॉजिक। आपको पता है सॉक्रेटिस ग्रेट क्यों था? क्योंकि वो ऑलवेज
even better, you know. At least a lady is coming forth and questioning. Sir, my name is Sushmita Uike and I am नायब तहसीलदार मंडा डिस्ट्रिक्ट। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने कहा था कि आप 10 साल की उम्र में नास्तिक बनना चूज़ किया, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि इस वर्ल्ड में जहाँ पे आस्तिक होने के नाम पे भी बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो आपके लिए ये लाइफ मतलब आपने कैसी देखी और कितना इजी और कितना डिफ़िकल्ट रहा? जी जी, वही रिलेटेबिलिटी की मैं पूछ रही। जी यस जी सर। Acceptance and choices. Yes sir. जी sir. Thank you sir. Thank you so much sir. Any more questions? Anyone like to ask? Thank you so much, sir, for such a insightful, knowledgeable, and lively session with you, sir. Now, I request our officer trainee, Adarsh, to deliver a vote of thanks. थैंक यू सो मच मैम। आज के हमारे इस सेशन के मुख्य वक्ता आदरणीय पदमवीर सर और हमारे एकेडमी के डायरेक्टर सर, हमारे कोर्स डायरेक्टर मैम और समस्त फैकल्टी, आप सभी को नमस्कार और साधुवाद। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कुछ कहने के बाद मुझे नहीं लगता कि उन शब्दों को मैं फिर से रिपीट करूं और फिर से उसको बताऊं, क्योंकि आपने जो हमें एनर्जी दी है, जो हमें ताकत दी है, और लास्ट में आपने जो कहा है कि ना उम्र की सीमा हो न जन्म का हो बंधन, मेरे ख्याल से यहाँ पे बैठे हर कोई उसको फॉलो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कल आपसे बैडमिंटन कोर्ट में मुलाकात हुई, हमें पता नहीं था कि आप ही आज हमारा सेशन लेने वाले हैं, और कई सारे आप लोग बैडमिंटन खेल रहे थे, हमें पता नहीं चल रहा था कि कौन है।
फिर हमारे एक साथी हैं जो आपके साथ फिर एकेडमी घूमे, जो आपको एकेडमी बता रहे थे कहाँ पे क्या है, उन्होंने ही आपकी प्रोफाइल डाली कि वो ये है सर जो कल हमारे पास आ रहे हैं। तो तब हमें पता चला कि अच्छा हम बैडमिंटन किन के साथ खेल रहे थे। और उसके बाद हमें एहसास हुआ, आपने जब ये अपनी उम्र बताई कि 72 की है, तो 72 की उम्र में 22 कैसे रहा जाता है ये सर से सीखा जा सकता है। रेडियो से लेके टेप रिकॉर्डर, एलपी से लेके कैसेट सीडी, पेन ड्राइव से लेके एआई और मशीन लर्निंग, सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ पुराना होता जा रहा है, सब कुछ बूढ़ा होता जा रहा है। अगर कोई एक व्यक्ति लगातार नौजवान होता जा रहा है तो वो है आदरणीय सर। आपने जो कहा कि सर कानून, हमारा संविधान हमारे लिए एक ग्रंथ है, मैं कहता हूं कि उसमें सब ग्रंथों का सार है और वही हमारे लिए सब कुछ है। यहां से निकलने के बाद अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉन्सिव, इफेक्टिव, इफिशिएंट, इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड रूल ऑफ लॉ हमारे दिमाग में, हमारे लक्ष्य में यही होना चाहिए और इन्हीं को ध्यान में रख के हमें काम करना चाहिए। सर आपने हमारी मूवी लिस्ट, टू रीड लिस्ट बढ़ा दी है, बहुत सारी चीज़ें हमने लिखी है, आदरणीय डायरेक्टर साहब ने उन चीज़ों को लिखा है और हमें लगता है कि यहाँ से निकलने के बाद हमें बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ देखना है। और कल से आपकी जो प्रोफाइल पढ़ी और उसके बाद सर 2 लाइन लास्ट में कह के मैं समाप्त करूंगा अपनी बात, क्योंकि सबकी भूख बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। मैंने उसको जब जब देखा, केदारनाथ अग्रवाल जी की लाइन है, सबने सुना होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सर के लिए बहुत सूट करती हैं। मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहे जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। एक किताब और आप लोगों को रेकमेंड कर देता हूँ, क्योंकि हैप्पीनेस की बात कर रहा था। मैं जब 16-17 साल का तब मैंने वो किताब पढ़ी थी और अब उसके बाद अब मैंने फिर से पढ़ी, कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, रसल की किताब है, तो किसी किताब है जरूर पढ़ें, क्योंकि आज हैप्पीनेस एक कैजुअलिटी